वी ऑल नो दैट ओवर द लास्ट 10 years, इवन मोर देन दैट, कि इंडिया ने अभी तक कोई स्मार्टफोन रेवोल्यूशन नहीं देखा है. जितने भी, इनफैक्ट आई हैव सम फिगर्स विद मी, यू कुड इवन गिव मी मोर स्टैट्स, यू हैव बीन इन द स्पेस. India is the world's second largest smartphone market, over 800 million users, and 95% of the smartphones sold in India are dominated by foreign brands, Chinese, Korean, American. इंडिया का कोई भी ब्रांड नहीं है. लास्ट अगर 5-10 साल की बात करूं तो मैं, उससे पहले माइक्रोमैक्स था, एक दो और थे, बट दे ऑल हैव ऑब्वियसली वैनिश्ड नाउ. व्हाई इज इट दैट इंडिया कैन नॉट बिल्ड अ स्मार्टफोन? आई थिंक मोर और लेस इज मोर अबाउट द इंटेंट. मैं अगर एक बात करूँगा तो लास्ट 10 साल में आपने एक सही बात की है. मैं पहले आपके डेटा के पास जाता हूँ. करंटली हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर आप एक चीज़ समझिए, हम इंडिया एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है. कंजम्पशन मार्केट में किसको बोलता हूँ कि इंडिया की यूजर्स भी है. इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बन सकता. इंडिया एक खुद एक सेल्फ कंजम्पशन मार्केट है. कंजम्पशन में अगर बात करूँ आपसे तो 650 मिलियन स्मार्टफोन यूजर करंटली एक्टिव है. आपने सही बात किया कि मोर देन 95% यहाँ पे फॉरेन ब्रांड्स है. इट वुड बी आउट ऑफ 95% 80% वुड बी डोमिनेटेड बाय चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड. यहाँ पे एक भी इंडियन ब्रांड है नहीं स्पेस में. या तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया आफ्टर 2014. आज के दिन में किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है. 450 मिलियन आज के दिन में फीचर फोन यूज़र है, विच इज़ 2G फीचर फोन यूज़र. एक इंडिया और एक दो लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी होगी जहाँ पे इतना पैरेलल इकोनॉमी चल रही है ऑन यूज़र बेस के 2G भी है, 3G भी है, 4G भी है और 5G भी यूज़र्स है यहाँ पे इंडिया में. सो 2G 4G एंड 5G यूज़र्स का अगर मैं टोटल बेस बताऊँ तो येस, टोटल बोर्ड देन बिलियन यूज़र है. पर 450 मिलियन 2G यूज़र्स है जो 4G और 5G में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है. अभी भी 50 मिलियन 2G फीचर फोन हर साल अभी भी बिकते हैं इंडिया में. अच्छा. अगर मैं उसका अगर आपको बताऊँ, रीज़न तो एक ही है, क्योंकि उनके पास या तो 4G के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है बाई करने के लिए. बिकॉज 2G और 4G और 5G के जो फीचर फोन का जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये का है. तो 2G फीचर फ़ोन ख़त्म हो जाते हैं 2,000 रुपये में. 5G फीचर फ़ोन, एक फुल फ्लैश 5G फीचर फ़ोन जो स्टार्ट होता है वो 10,000 रुपये में बेयर मिनिमम स्टार्ट होता है. करेक्ट. और ये जो डिफरेंस है उसके वजह से आज के दिन में 2G फीचर फ़ोन भी बिकते हैं जो 50 मिलियन के करीब है. तो इंडिया में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है. तो आई थिंक दैट इज़ अ स्पेस विच आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ और कोई भी ब्रांड इंडिया का हो तो सबसे पहले तो ये स्पेस है जो डिजिटल डिवाइड का गैप फिल होना चाहिए. कि अगर आपके पास 450 मिलियन 2G यूज़र्स है, उनको पहले आप डिजिटल इकोनॉमी में कैसे इंक्लूजन करते हो. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल नहीं होना चाहिए. और जो मैंने 95% ब्रांड्स की यहाँ पे बात की जिसने यहाँ पे करंटली है, वो लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्प्रे पेंटिंग वाला जॉब करे, जो मतलब दुनिया में जो उनके ग्लोबल प्रोडक्ट्स है वही इंडिया में वो लोग लॉन्च करे. देयर इज नथिंग स्पेसिफिक फॉर इंडियन, नथिंग स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. फिर वो लैंग्वेजेस हो या इंडियन का इकोनॉमी को प्रमोट करना हो. इंडिया एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इकोनॉमी है. इंडिया एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है. इंडिया को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं ये कोई भी यहाँ पे बात नहीं करता है. पर यहाँ पे 5 लाख करोड़ की वैल्यू मार्केट है. अगर मैं 150 मिलियन स्मार्टफोन बिकते हैं, 50 मिलियन फीचर फ़ोन बिकते हैं, तो उसके जो वैल्यू साइज़ है वो कम से कम 5 लाख करोड़ की है. और वो 5 लाख करोड़ की मार्केट वो बढ़ेगी क्योंकि अभी जो 2030 तक यहाँ पे 1 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र हो गए, तो हम 450 मिलियन और स्मार्टफोन यूज़र ऐड करेंगे. पर ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि डिजिटल डिवाइड का, ये कौन फुलफिल करेगा. तो आई थिंक एज अ नेक्स्ट क्वांटम और AI प्लस स्मार्टफोन ब्रांड, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव सबसे पहले था कि डिजिटल डिवाइड का गैप जो है वो फुलफिल करना था. देयर वाज अनदर रीज़न कि किसी कंज्यूमर्स को आप एक फुल फ्लैश प्रोडक्ट भी देना एक इम्पॉर्टेंट है. तो AI प्लस स्मार्टफोन्स का मेरा जो प्रोडक्ट था, आई एम अ प्रोडक्ट गाय फर्स्ट, कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने सबसे पहले ये डिज़ाइन किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंज्यूमर्स के पेन पॉइंट क्या है. अगर कोई फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में जा रहा है तो उनका पेन पॉइंट क्या है. बैटरी लाइफ है, कैमरा है, सोशल कनेक्ट है. और उसको ये सारे सब चीज़ को मैं डिजिटल डिवाइड में ब्रेक डाउन करता हूँ. तो आप इसको कैसे फुलफ़िल करते हो. तो मैंने जो प्रोडक्ट भी डिज़ाइन किया था, अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी दिस प्रोडक्ट, नोबडी विल से दैट दिस इज़ अ 7.5K प्रोडक्ट. एवरीबडी विल से कि 15K का प्रोडक्ट है. और एक्चुअली ये मार्केट में दूसरे ब्रांड्स 15K में बेच रहे हैं.
पर मैं उसको 7.5K में क्यों बेच रहा हूँ वो सेकंड पॉइंट है, बट फर्स्ट पॉइंट है कि कंज्यूमर्स को नीड क्या है कि 5000 mAh की मिनिमम बैटरी चाहिए उनको। Yeah, I think in मतलब fact 62% people have switched to a smartphone because of the battery life. बेटर बैटरी लाइफ, Yeah. यस। फीचर फ़ोन की क्योंकि सबको आदत होती है कि बैटरी लाइफ अच्छी होती है, तो वो स्मार्टफोन में बैटरी लाइफ कैसे अच्छी हो सके, उनके लिए सोशल कनेक्ट में हम लोग कैसे उनको हेल्प कर सके, लेटेस्ट एंड्रॉयड कैसे दे सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी फ़ोन देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रैम रोम इंपॉर्टेंट होता है। कंज्यूमर्स के लिए रैम रोम क्यों इंपॉर्टेंट होता है उनको नहीं पता होता है, पर एज अ ब्रांड है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनको सस्ता फ़ोन नहीं देना है, उनको एक अच्छा फ़ोन देना है। अच्छा फ़ोन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐप आज के दिन में यूज़ करते हो तो आप उनको एक रैम रोम, एक अच्छा स्पेस दे सको। कंज्यूमर्स को आप फ़ोन और ऐप ओपन करने के लिए एंड्रॉयड 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड्रॉयड 15 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट डिवाइसेस हो गए, कोई भी लेटेस्ट ऐप हो गए, वो नए सॉफ्टवेयर से ही आपके साथ वो कोलैबोरेटिव ओपन हो पाएंगे। सो कंपैटिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ही हो गए। अगर आप एंड्रॉयड 13 एंड्रॉयड 14 पे हो गए तो बहुत सारे ऐप्स आपको वही सेम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। साथ में वो लेटेस्ट एंड्रॉयड के होने के साथ में आप उनको कैसे एक अच्छा स्पेस दे सको जिसके वजह से वो ऐप्स ओपन भी हो सके। जैसे अगर मैंने 1 TB एक्सपांडेबल दिया हुआ है, आज 5000 का भी फ़ोन में मैंने 1 TB एक्सपांडेबल दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम 4 GB रैम है और 64 GB रोम है, विच मीन्स के बेसिक जो ऐप ओपन करने के लिए चाहिए वो आज के दिन में विद एंड्रॉयड 15 इतना चाहिए, जिसके लिए कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जो बोलेगे कि हाँ ये फ़ोन स्मूथ है और ये फ़ोन अच्छा चल रहा है। क्योंकि कंज्यूमर्स को ये नहीं पता चलता है कि रैम रोम कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो प्राइस पॉइंट देखते हैं, पर एक रैम रोम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सारे ऐप्स जो भी आप डाउनलोड करें वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। 2014 से 2025 तक, राइट, स्टिल देयर वाज नो ब्रांड, राइट। तो कंजम्पशन की तो प्रॉब्लम है नहीं, आपने खुद बोला कि 450 मिलियन हैं लोग जो स्विच करने के लिए रेडी हैं। व्हाई इज देयर नो ब्रांड हु हैज अटैक्ड दिस? जियो फोन ने ट्राई किया, राइट, एट सम एक्सटेंट, कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ लूप होल्स थे, बट स्टिल देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर कैपेबल टू डू दैट। परहैप्स मनी का तो प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, आई डोंट थिंक सो। देयर आर सो मेनी बिगर शार्क सिटिंग इन इंडिया हु कैन डू दैट। तो क्या रीजन है कि कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था अभी तक आपने जो किया उससे पहले? आई कॉल इट एज 3 आईज। आईज मतलब एक इंटेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन साथ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटेंट में आपका टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाता है। व्हाट आई कॉल 3 आईज टू रन अ बिजनेस। फॉर एनी बिजनेस दिस 3 आईज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट यू शुड हैव योर इंटेंट टू डू द बिजनेस। दैट इंटेंट ऑल्सो गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी समझ कितनी है धंधे की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सब इंटेंट में आ जाते हैं कि आपकी इंटेंट कितनी है बिजनेस में, कोई आप फोकस कितने हो, ये आपका फोकस कितना है। बी आपका कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग कितना है। सी आपको वाइट स्पेस आपको पता है कि नहीं पता है। फोर्थ आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स पता है कि नहीं पता है। फिफ्थ आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको प्रोडक्ट का लेना आता है कि नहीं आता है। ये सारे इंटेंट के अंदर आ जाते हैं कि आपका धंधे में आपका इन्वॉल्वमेंट और फोकस कितना है। दैट्स पॉइंट नंबर 1, इंटेंट। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट्स, कि आपको ये बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, और आपको जो आपने भी बताया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट भी सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है। आपको स्प्रे पेंटिंग करना है कि मतलब हर कंज्यूमर को, जैसे ओप्पो वीवो 2014 में आए थे, उन्होंने टॉयलेट बोर्ड्स के ऊपर भी लगा दिया था। तो एक कहीं जाओ सब जगह दिखता था। हाँ। तो एक मीम था जो बोला जाता था कि अगर आप स्काई से ऊपर से देखोगे तो आपको नीचे सिर्फ आपको ब्लू और येलो दिखता था, ब्लू और ग्रीन दिखता था, विच वाज मेनली ओप्पो एंड वीवो। दे पेंटेड एवरीथिंग and back in 2014 and 2018. Now they are also very cautious about spending, but I'm talking about back in 2014 and 2018. Between that space वो लोगों ने पूरा पेंट कर दिया था, and that was the reason कि अवेयरनेस था कंज्यूमर को। But being a Chinese brand, consumers के पास कोई दूसरे ऑप्शंस भी नहीं थे, because consumers का P0 टेक्नोलॉजी है, which also comes to intent कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन है कि नहीं और मेरे बजट में आता है कि नहीं आता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच आई हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन। सो मैं कमिंग बैक टू योर पॉइंट, 3 आईज में जो है, फर्स्ट आता है इंटेंट, सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन बाई इन मल्टीपल वेज। जैसे मैंने आपको एक ब्रांड्स के इन्वेस्टमेंट्स बताया कि उन्होंने टीवी से लेके क्रिकेट सब कुछ खरीद लिया,
तो आपकी अवेयरनेस हो गई। तो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में भी सबके पास है, ऐसा नहीं कि किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। एंड थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको कंज्यूमर्स के पास जाने के लिए आप कौन सा ब्रिज बना रहे हो। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी टीम का राइट सिलेक्शन ऑफ टीम। इसमें ऐसा होता है कि आप 500 आदमी कर रहे हो या 5 आदमी कर रहे हो। जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि टेलीग्राम 20 आदमी से चलाते हैं और दूसरी कंपनी जैसी सिमिलर 20,000 आदमी से चलाती है। तो 20 आदमी भी काम कर पाते हैं, पर वो 20 आदमी कौन है वो इम्पोर्टेंट है। एट व्हाट स्टेज यू वांट टू एक्सपांड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप 20 आदमी से काम करवा रहे हो कि आप 20,000 लोगों से काम करना है, आपको कितने चैनल पार्टनर्स चाहिए। राइट पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट इंटेंट वाले पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 आइज वो सामने वाले पार्टनर्स में भी होने चाहिए कि वो आपके ब्रांड में उतना ही इक्विवेलेंट इन्वेस्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। राइट, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँगा कि आप मेरे लिए धंधा करो, आप नहीं करोगे अनटिल अनलेस योर इंटेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द बिजनेस, विच आई से स्किन इन द गेम। सो ये 3 चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी, अगर मैं अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि अगर लास्ट 10 साल में अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 साल में ये 3 चीज़ साथ में किसी की भी नहीं आई है। बट कोशिश तो की होगी लोगों ने, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट, अगर कोशिश की होती तो विजिबल होता था। मैं ये नहीं बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि आई विल बी 100% सक्सेसफुल, बट येस मेरे अभी तक जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो सक्सेसफुल है। आई एम एबल टू हिट व्हाट आई वाज थिंकिंग। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये डिजिटल डिवाइड का गैप फिलअप करना है और मैं सोल्ड आउट हो चुका हूँ दोनों सेल में, जो एस्टैब्लिश ब्रांड के सामने भी मैंने काफ़ी अच्छा बेचा है, विच गिव्स मी अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि मैं सक्सेसफुल हूँ अप टू नाउ, कि मैंने जो जो अभी तक आपको ये बताया डिजिटल डिवाइड का गैप और ये जो वाइट स्पेस बताई और ये मैंने फुलफिल की है, तो आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल, विच मीन्स दैट प्रॉब्ली ये वाइट स्पेस था। और ये 3 चीज़ साथ में आना, मैंने अभी भी, अगर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अगर लास्ट 10 साल में कोई ब्रांड क्यों नहीं बनी, क्योंकि 3 चीज़ साथ में हो सकता है कि किसी ने नहीं की हो। पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा तो इंटेंट ऑफ डूइंग इट वो साइडलाइन बिजनेस करने के लिए होगा, तो नहीं हो सकता है। या किसी को बिजनेस करना होगा तो किसी के पास पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ की कॉम्बिनेशन साथ में आना, हेंस आई ऑलवेज से 3 आइज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग अ बिजनेस और एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस लगा लो और आप ये 3 आई पहले लिखाओ कि मेरा इंटेंट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर का इंटेंट, आपके पार्टनर्स का इंटेंट, आपका हर चीज़ का इंटेंट, आपको धंधा ये फोकस कितना करना है, मतलब आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, पर आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट आई से, फोकस इंक्लूडिंग योर इंटेंट ऑफ डूइंग द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, ये सारे इंटेंट आते हैं। तो इंटेंट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन साथ में होगा तो ही जाके होता है। हो सकता है कि लास्ट 10 साल में तीन साथ में किसी के पास ना आए हो, आपके पास बहुत पैसे हैं। एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जियो फोन, राइट। आई एम सॉरी मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज, आई लव यू ऑल। जियो फोन के पास इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे, राइट। व्हेन इट कम्स टू देयर सप्लाई चेन ऑल्सो, आई एम श्योर दे हैव लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, राइट। व्हेन इट कम्स टू बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे सप्लाई चेन डेवलप करना, उनके खुद के रिटेल आउटलेट्स इतने हैं, मतलब दे हैव अ वॉर चेस्ट, दे कैन पुट इट, राइट। और जितना मुझे समझ में आया है, वो भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे उसी सेगमेंट को जो डिजिटल डिवाइड वाला जो गैप है, राइट। बिकॉज उनके फीचर फोन्स से समवेयर अलाइन होके ही फोन्स आ रहे थे। वहां पे आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग? जियो में नथिंग वेंट रॉन्ग, बट व्हाई इट हैज नॉट बिकम अ मैसिव सक्सेस? लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, विच इज इंटेंट। हाँ, उनका इंटेंट क्या था हैंडसेट में आने का? इज टू ब्रिज देयर जियो नेटवर्क। जो उनका जियो नेटवर्क है, जो पूरा का पूरा 5G है और 4G है, वो नेटवर्क को उनको कस्टमर लैच इन करना था। हैंडसेट वाज नॉट देयर इंटेंट। देयर इंटेंट वाज टू मेक श्योर कि एक हैंडसेट एक ब्रिज बने उनका नेटवर्क को बढ़ाने के लिए।
जो कि दूसरे फोन्स में नहीं हो पा रहा था। नहीं, आप समझिए, इंडिया में मैंने आपको क्या बताया, 450-500 मिलियन 2G कंज्यूमर्स हैं। उनके पास 2G नेटवर्क नहीं है, उनके पास 4G और 5G नेटवर्क्स है। राइट। तो उनका काम था कि ये हैंडसेट ब्रिज बनेगा टू ब्रिज कंप्लीटली टू द डिजिटलाइजेशन। पर ये 450 जो कंज्यूमर्स, 450 मिलियन जो कंज्यूमर्स है, उनके लिए लेवल अप करने के लिए, डायरेक्टली करने के लिए वो डिवाइसेस के लिए ब्रिज करना था। जैसे फेसबुक में मेटा ने, मार्क जकरबर्ग ने इंटरनेट देने की कोशिश की थी सो दैट पीपल कैन यूज फेसबुक मोर सिमिलर वे। सो आइडिया इज, आई एम नॉट सेइंग कि उनका इंटेंट नहीं था, उनका इंटेंट था उनका जियो का नेटवर्क बढ़ाना। एंड आई एम नॉट सेइंग जियो has failed. I believe that Jio has achieved what they wanted to achieve as a network operators. तो operator business को उनको लिए एक लीवर था हैंडसेट टू मेक श्योर कि कस्टमर लैच इन रहे उनके ऊपर। मेक सेंस। सो इट इज अगेन आई एम सेइंग इट कम्स टू इंटेंट। व्हाट इज योर इंटेंट? आपका इंटेंट था कि उनको नेटवर्क में कस्टमर उनका लैच इन रहे और कस्टमर बाहर ना जाए, लॉक इन रहे। इंडिया ओपन सिम मार्केट है। इंडिया को अगर आप किसी कंज्यूमर को बोलोगे कि आपको मेरे साथ ही पूरा निभाना है, नेटवर्क के साथ लॉक करना है, तो इंडिया इज एन ओपन सिम मार्केट बिन देयर। तो ओपन सिम में नेटवर्क लॉक वाले सिम्स यहाँ पे नहीं चलते, बिजनेस नहीं होता है। जैसे यूएस में काफी होता है लॉक इन सिम्स वहाँ पे, क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटर्स। इंडिया इज एन ओपन सिम मार्केट विच मीन्स कि यहाँ पे जो धंधा होता है वो रिटेलर्स के थ्रू होता है, which in US they call it mom and pop stores. The mom and pop stores are the smaller stores. जो छोटे स्टोर्स होते हैं, जो यहाँ पे इंडिया में कम से कम 1 से 1.5 लाख स्टोर्स है जो स्मार्टफोन, फीचर फोन्स या वो मोबाइल के रिचार्ज बेचते हैं। रिचार्ज वाले तो 3 लाख के करीब हो गए, पर मैं बोलता हूँ स्मार्टफोन और फीचर फोन जो साल में एक बार भी बेचते हो कि 1,20,000 से 1.5 लाख टोटल रिटेलर्स है जो इतना धंधा करते हैं। दिस मॉम एंड पॉप स्टोर्स, ये लोग फ़ोन बेचते हैं जो ओपन सिम बेचते हैं। जो किसी के पास भी कोई भी सिम कार्ड होगा वो आके कोई भी सिम से मैरी करके फ़ोन लगा के यूज़ कर सकता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम्प्लीटली थ्रू ऑपरेटर्स है। तो वो लोग नेटवर्क लॉक ही बेचते हैं, और नेटवर्क लॉक बेचते हैं तो उनके लिए उनका भी पर्पस, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कस्टमर मेरे नेटवर्क पे रहे, और डिवाइस उनके लिए एक एडिशनल बिजनेस है। पर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस दूसरा कोई भी नहीं है, ओपन सिम का है ही नहीं, बिकॉज एवरी एंटायरली 80% ऑफ द मार्केट इज कवर्ड थ्रू ऑपरेटर्स और उनके स्टोर्स के थ्रू, तो उनके सारे लॉक सिम ही बेचते हैं। इंडिया एंड सम कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव ऑलवेज बीन ओपन सिम मार्केट। इनको हम ओपन सिम बोलते हैं और सिम लॉक मार्केट्स बोलते हैं। ये ओपन सिम मार्केट्स है। तो ओपन सिम के अंदर कभी भी आप लॉक डिवाइसेस देने की ट्राई करोगे तो कभी भी कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि उनके पास 2G नेटवर्क भी है। वो आप समझिए, सारे जितने हम, आप, मैं, जितने भी हैं, हम सारे ट्रांजिशन हुए फ्रॉम 2G टू 4G। आज भी मैं 2002 में मैंने फ़ोन सिम कार्ड लिया था, मैं वही नंबर से लॉक्ड हूँ, वही ऑपरेटर से लॉक्ड हूँ। वाइट पीपल कैन पोर्ट आउट, गवर्नमेंट ने सारे ऑप्शंस दिए हुए, पर हम सारे ट्रांजिशन हुए 2G से 4G और 5G की तरफ। सो डायरेक्टली अगर आप कोई कंज्यूमर्स को 5G की तरफ करोगे तो देयर वुड बी ऑलवेज अ रेजिस्टेंस। And hence I said intent of doing business is not handset. Intent of doing business for them was when you give an example is कि नेटवर्क में कस्टमर लैच इन रहे। तो अगर आप जो ब्रांड्स की बात करोगे कि लास्ट 10 साल में ब्रांड नहीं बने थे, ब्रांड्स, क्योंकि ब्रांड का इंटेंट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड देयर इंटेंट ऑफ डूइंग बिजनेस वाज टू मेक श्योर दैट कस्टमर जियो पे लॉक इन रहे। सो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, एंड आई बिलीव कि वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए होंगे। राइट, बट दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल जो ओपन सिम की हम बात कर रहे थे, राइट, अगर यूएस में मोस्टली लॉक इन के साथ आता है वर्सेस इंडिया में ओपन सिम के साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनफैक्ट पोर्टेबिलिटी इज आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। आज जियो पे है, कल हम एयरटेल पे जा सकते हैं, कल हम कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट, दैट्स आल्सो फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाई इज यूएस स्टिल स्टिकिंग टू दैट मेथड ऑफ लॉक इन सिम्स? उनको फायदा क्या मिलता है उससे वर्सेस कैन इंडिया डू दैट, एंड हमें नुकसान क्या होगा वो करने से? नहीं, देखिए, आप ये यूएस और इंडिया का कंपैरिजन की बात करें, यूएस में पूरा जो भी है फ्रॉम डे वन, आज मैं 20 साल से वो मार्केट देख रहा हूँ, वो लोग हमेशा ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट्स हुए। ऑपरेटर्स एनुअली पूरे फोन्स डिज़ाइन लेते हैं, ब्रांड्स के साथ डिस्कस करते हैं, और वो लोग ही पूरे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा ऑफलाइन में करते हैं, क्योंकि हर ऑपरेटर्स के स्टोर्स है और स्टोर्स में डेडिकेटेडली पर्सन है हु मेक श्योर कि वो पैकेज में वो
फ़ोन बेचे। तो वहाँ पहले से ही ये कंसेप्ट है और बेसिकली वहाँ पे उनके ऑपरेटर्स ही फाइनेंसिंग का भी ऑप्शंस देते हैं। जैसे अगर आप $50 पर मंथ पे आप फ़ोन के साथ में आप नेटवर्क भी आपको फ्री में मिल जाता है, राइट। सो देयर आर पैकेजेस लाइक दिस। और फिर उसमें हेंस आईफोन हैज़ बिकम वन ऑफ द कॉमन हाउस नेम इन यूएस बिकॉज सारे ऑपरेटर्स फिर वो पैकेज के साथ ही बेचते हैं। जैसे अगर $50 में आईफोन बेच लिया किसी ने तो बेसिकली हेंस आईफोन बिकेम अ हाउस होल्ड नेम इन यूएस के भाई आपको ऑपरेटर्स के साथ में $50 पे हर महीने में नेटवर्क और फ़ोन दोनों मिल रहा है। करेक्ट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो अदर फोन इन द कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी 2008 में जब भी उन्होंने किया। एंड आई थिंक फंडामेंटली वो ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट ही हो गया। सो यूएस है, यूरोप है, दिस आर ऑल ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट्स ज़्यादातर। बहुत सारे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इन सर्टन कंट्रीज इन इवन इन यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप है, दे आर ओपन सिम मार्केट्स ऑल्सो, ऑपरेटर ड्रिवन है पर ओपन सिम साथ में 50-50 हो गया है अभी बिकॉज दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में मैंने हमेशा देखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इज के कंज्यूमर्स को डेवलपिंग कंट्रीज में बिकॉज दे यूथ पॉपुलेशन, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है, उनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए रहती है, उनको काफ़ी कुछ एजिलिटी चाहिए रहती है। वाइल इन डेवलप कंट्रीज दे आर मोर फोकस्ड ऑन पैकेज बंडल्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस विच आई हैव सीन। वेल कमिंग टू इंडिया, अगर मैं बात करूँ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ओपन सिम मार्केट से, जैसे आपने खुद ने कंज्यूमर को बोला कि यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिए हुए पोर्टेबिलिटी का, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ये नेटवर्क से स्विच ऑन करके दूसरा नेटवर्क कर सकते हैं। हमारे पास डुअल सिम है, हम डेटा किसी का यूज़ करते हैं, नेटवर्क किसी और का यूज़ करेंगे फॉर कॉलिंग अगर हमको करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, वो कंट्रीज़ में वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक है नहीं। तो आई थिंक वी शुड बी थिंकिंग, और आज के दिन में मैं एक चीज़ बताऊंगा एंड यू शुड बी क्रेडिटिंग द गवर्नमेंट इन इंडिया कि हम चीपेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। दैट्स ट्रू, राइट। एंड इतना सस्ता इंटरनेट वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वुड से कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बड़ा काम करती है। आज हम 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो स्ट्रॉन्ग है, विच सेज दैट प्रॉब्ली आज के दिन में हर घर पे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। आज वो हिसाब से आज हम चीपेस्ट है इंटरनेट में भी वर्ल्ड वाइड। अगर आप अभी भी डेवलप नेशन में जाओ, यूके है या कहीं पे भी है, आप डेटा यूज़ करने से पहले 10 बार सोचोगे बिकॉज आपको पता है कि आपको 10 पाउंड देने पड़ेगे 1 GB के लिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट प्लान नहीं पता है पर मुझे पता है इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ नॉट चीप। एंड इंडिया में आपको कभी भी वो सोचना नहीं पड़ता है। हेंस वी हैव बिकम द हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज हमारे पास हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि हमारा इंटरनेट सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। एंड थैंक्स टू जियो एंड एयरटेल एंड एवरीवन जिन्होंने ये चीज़ लाई है। तो इसलिए आप गोइंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट कि उनका इंटेंट था नेटवर्क, उनका इंटेंट हैंडसेट्स वाज अ सेकंड इंटेंट। इंटेंट फर्स्ट वाज टू मेक श्योर कि उनका नेटवर्क का स्प्रेड हो और नेटवर्क में लॉक इन रहे। और इंडिया में ब्रांड्स का फोकस, अगर आपका ब्रांड का नेटवर्क नहीं है फिलहाल, अगर ब्रांड, आपने पूछा था क्वेश्चन था कि 10 साल में ब्रांड क्यों नहीं बना, तो ब्रांड जियो वाज नेवर इंटेंडिंग टू मेक श्योर कि प्रॉब्ली टू गेट इनटू अ हैंडसेट टू मेक श्योर कि वो हैंडसेट ब्रांड बने। मेरे हिसाब से उनका फर्स्ट इंटेंट था कि कंज्यूमर्स लॉक इन रहे उनके नेटवर्क के अंदर। एंड आई थिंक विच वाज राइट, विच एनीबॉडी वुड थिंक। करेक्ट। बट मुझे बताओ, I was reading के शेंजन की जो GDP है, that's more than $400 billion, right? Sure. Even bigger than UAE and Singapore की GDP. Yes. Right? मतलब literally अपने आप में कंट्री है वो. Right. Right? What went good in Shenzhen? Electronics. तो what exactly? How वो इतना ट्रांजिशन कैसे हो गया, इतना बूम कैसे आ गया वहाँ पे? एंड हमारे यहाँ पे भी हमने कोशिश काफ़ी की है, इंडिया ने काफ़ी पीले स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर बहुत फोकस किया है, मेक इन इंडिया पे फोकस किया है. What is it that China is doing different but we are not able to do, or we are trying to catch up? I think we need to understand कि ये चीज़, ये इंस्टेंट नूडल्स जैसा नहीं है. हाँ. 1970 में ताइवान ने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर्स का. ताइवान वाज ओनली एंड ओनली एक्सपोर्टिंग शूज़ एंड वेजिटेबल्स इन बैक इन 1970. उनको सेमीकंडक्टर का एस भी नहीं पता था. तभी बहुत सारी कंपनीज बाहर से आई, गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशन दिया, बहुत सारी कंपनीज आई, जेवीज किया. जेवीज करने के बाद में वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स एज एन इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था एज एन इंक्यूबेशन के भाई आपकी यूनिवर्सिटी में आप ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, नीचे आपके वहाँ पे ही आप है ना फैब्रिकेशन भी सीख लो. दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी मूव टूवर्ड्स दैट.
कि आज 40 साल लगे हैं उनको where they are today, which is a $450 billion export economy for semiconductors itself. तो between China and Taiwan $900 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स. Yeah. चाइना इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी शेंजन है. शेंजन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स. और ये भी ये ट्रांजिशन था, ये फेज था, क्योंकि बैक इन 2000 ये जो हम आज सारी पॉलिसीज़ कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ने 2014 और 2015 में इनिशिएटिव लिए है कि टू मेक इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी. अगर पहले आप देखोगे तो इंडिया में भी ग्रे फोन्स इम्पोर्ट होते थे. ग्रे फोन्स का सारा यहाँ पे काम होता था, अनऑफिशियल इम्पोर्ट होते थे. ये 2014 के बाद ये गवर्नमेंट ने आने के बाद में ये सब चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया, ऑब्जेक्टिफाई किया कि ये इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, और उसको किया है. आई थिंक इन दिस लास्ट 10 years दिस इज़ वेयर वी आर अचीविंग. तो PLI बेनिफिट्स और ये सब चीज़ हम लोगों ने ये 2018-20 से इम्प्लीमेंट करने चालू किया है, विच वी सी देयर वन ऑफ द PLI इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल. PLI पे मैं आऊँगा कि आज के दिन में वो चाइनीज़ ब्रांड्स भी उसको कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, वो दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट. बट PLI हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल 2018. बट ये जो PLI है ये चाइना में 2000 से चल रहे हैं. 20 साल हो गए उनको. Hence, if you see the highest number of billionaires also coming down from Shenzhen, because वहाँ की इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है $600 बिलियन का एक्सपोर्ट है एंटायर चाइना, एंड शेंजन कंट्रीब्यूट्स टू द मैक्स, क्योंकि शेंजन में आजू बाजू के प्रोविंस सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, एंड फ्रॉम देयर इट बिकेम एन एक्सपोर्ट हब. बट ठीक है, आई एग्री. मेरा कोर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि चाइना में उन्होंने इंटेंट दिखाया, अगेन कमिंग बैक टू योर इंटेंट पार्ट, राइट. उन्होंने इंटेंट दिखाया, उन्होंने बोला कि ऊपर पढ़ो और नीचे फैब्रिकेशन सीखो. सो देयर इंटेंट वाज दैट कि हमें ये इकोनॉमी को इस तरीके से पोजीशन करना है और ग्रो करना है. इज द इंटेंट ऑफ इंडिया, राइट, इज surpassing what China has done or perhaps anyone else has been doing? Yeah, we are still catching up. See, as I said, it's a marathon. आज हम लोग ने 7-8 साल 10 साल से ये इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लेना चालू किया कि मेक इन इंडिया हम लोग को कैसे करें. इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग कि असेंबली होगा यहाँ पे, फिर कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, फिर कंपोनेंट की इकोसिस्टम आएगी यहाँ पे, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे से एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाएंगे. गवर्नमेंट इज़ हेलबेंट इनटू इट. हेलबेंट मतलब कि हाँ ये होना ही चाहिए, एंड आई बिलीव कि हम लोग उनसे ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे. There's a reason because गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है टूवर्ड्स द इंडस्ट्री. पर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में कोई भी इंडियन प्लेयर ही नहीं है. तो फॉरेन प्लेयर्स की लॉयल्टी हमेशा उनके कंट्रीज़ की तरफ ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी तो उनको PLI बेनिफिट्स है ही है. करेक्ट. वाइल 80% चाइनीज़ ब्रांड, तो उनको वहाँ पे भी PLI बेनिफिट्स है. तो वो लोग इंडिया पे कितना फोकस करेंगे, और दे विल फोकस इंडिया फॉर डेवलपमेंट के कंजम्पशन इकोनॉमी के जैसे, क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी भी है. तो एक डेवलपमेंट के लिए फोकस करेगी कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए करेंगे. सो आई बिलीव कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वाइल गवर्नमेंट वाज पुशिंग इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इंडिया का ब्रांड होगा तो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम भी आना यहाँ पे ज़्यादा होगा. वाइल पॉलिसीज विल ब्रिंग, पर हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ये सब चीज़ को एक सपोर्टिंग फैक्टर होती है. गवर्नमेंट पुश एक वन ऑफ द रीज़न है, बट आप कंप्लायंस के वे से लाओगे और इंडस्ट्री साथ में सपोर्ट करेगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगा. पर अगर इंडस्ट्री ही सपोर्ट नहीं करेगी और सिर्फ गवर्नमेंट का पुश रहेगा तो इसमें ग्रोथ स्लो होगा. सो इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क टुगेदर. एज आई सेड कि कंज्यूमर्स को इसमें इतना इंटेंट नहीं पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए. इट कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री, एनी ब्रांड, एनीथिंग एज सच. और गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कंज्यूमर्स को कभी भी ये चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा, कि कंज्यूमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द पॉलिसीज आर. वाइल द पॉलिसीज हैव इंश्योर्ड कि अभी आज के दिन में कि यहाँ पे इंडस्ट्री जैसे PLI 2.0 विच हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, वो इट इज़ टू ब्रिंग द कंपोनेंट इकोसिस्टम इनटू इंडिया. और कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में लाने के लिए, विच मीन्स कि अगर स्मार्टफोन बनाने के लिए 3000 आपको कंपोनेंट चाहिए, आप एंसिलरीज को कैसे एक एक करके लेके आते हो यहाँ पे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इंडिया में टेक्नोलॉजी, आपको एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र, ये दो चीज़ दोनों अलग है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है मतलब बेसिकली हार्डवेयर को यहाँ पे बनवाना और यहाँ पे कंपोनेंट को फैब्रिकेट करना, सब कुछ करना, और ये चीज़ को चलाना कैसे है उसको टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र बोलते हैं. तो नो हाउ ट्रांसफ़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जापान से चाइना में हुआ था बिटवीन 1915 एंड 1970s. चाइना वॉज ऑल्सो अ स्वेट शॉप बैक इन 2000. एप्पल, नाइकी, सब चीज़ स्वेट शॉप में चाइना में एवरीबडी हैज़ बिन नोन फॉर डूइंग दैट,
कि बेसिकली दे वर बीन आई थिंक इन्वेस्टिगेटेड ऑल्सो फॉर यूजिंग चाइना एज अ स्वेटशॉप, क्योंकि चाइना में पहले लेबर लॉज नहीं थे बैक बिफोर 2000. After 2000 they become the most they also started forming the labor laws. पहले भी चाइना यूज टू वर्क फॉर 12 months नॉन स्टॉप, 11 months नॉन स्टॉप और 1 month हॉलीडे पे जाते थे न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर पे. एंड दैट्स द रीजन चाइना बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब. पर पहले वो लोग असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग पे मूव हुए, फिर वो लोगों ने डिज़ाइन और R&D में इन्वेस्ट किया, एंड दैट्स हाउ दे बिकम द R&D हब ऑल्सो. पर ये सब टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र हुआ जापान से चाइना पे, और चाइना से अभी दूसरे कंट्रीज में जाना चाहिए. इट डिपेंड्स के हाउ वी डू दैट. बट उनकी तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो तो कुछ शेयर करने के लिए राजी नहीं होते कभी. Hence for us also becomes very pivotal that हम लोग भी कंजम्पशन इकोनॉमी है. अगर आपको यहाँ पे कंजम्पशन पे अगर आपको सप्लाई करना है तो आपको टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. जैसे चाइनीज उनकी गवर्नमेंट भी ये करती है कि बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर देती है, अपना ही हम सोशल मीडिया नेटवर्क बनाएंगे. डू यू थिंक इंडिया शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स लाइक दैट? अगर हमें कंजम्पशन, हमारे पास पावर है, more than billion people we already have sitting with us who are ready to buy, right? We have a huge massive leverage है जो हम easily utilize कर सकते हैं. तो उस leverage को हमें कहीं ना कहीं nationalism का एक agenda लेके should we close down the market for others? Nationalism is one thing. Secondly, depriving people from technology and accessibility to the world is another thing. Is a choice जो गवर्नमेंट को बनानी है. I believe कि ओपन इकोनॉमी रख के अब लोकल डेवलपमेंट कैसे करो, देयर इज आल्सो वन वे ऑफ थिंकिंग. व्हाइल चाइना हैज बीन सक्सेसफुल विद द क्लोज डोर इकोनॉमी पॉलिसी, वो लोग ने सारे ब्रांड से सीखा और खुद ने वो लोग ने लोकलाइजेशन कर लिया. सिंपल एग्जांपल है, उन्हीं के लिए बनाया और खुद ही बनाना शुरू कर दिया. सिंपल है, जैसे गूगल है, याहू है, उन्होंने उनके रिप्लेसमेंट्स में बाइडू और उनके ताओबाओ और सारे बना लिए. इवन ऊबर के कंपैरिजन में दीदी है. सो आई थिंक हर चीज़ वो लोगों ने किया है जिसका डेफिनेटली अगर आप अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यस, उनकी लोकल कंपनीज इक्विप हो गई और उन्होंने ग्लोबल स्केल पे ऑपरेशंस एक्सपांड करने के लिए चालू किए. आज के दिन में भी मैं देखूँ तो यूरोप में उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे तेमू और जैसे जो चाइना से डायरेक्ट सप्लायर्स है उनको वहाँ पे सप्लाई करती है. सो दे हैव ग्रोन, जैसे यहाँ अलीबाबा है. सो दिस आर द टाइप ऑफ थिंग्स विच हैव ग्रोन फ्रॉम चाइना टू द वर्ल्ड, जो सप्लाई चेन में है. बट दे हैव ऑलवेज बिकम अ सप्लाई चेन पार्टनर, क्योंकि उन्होंने हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग पे फोकस किया हुआ. ब्रांड्स वहाँ से कम आए ऑन अ ग्लोबल स्केल. दैट्स वन थिंग विच आई हैव ऑलवेज सीन. मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि दोनों के एक एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेज है. बट अगर मैं करंट स्टेट पे अगर बात करूँ तो मैं बताऊँ कि इंडिया में वाई शुड वी बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कनेक्शन. वर्ल्ड को कनेक्ट करके हम लोग इंडिया को कैसे पॉलिसी के थ्रू और इंडस्ट्री के थ्रू साथ में हम लोग इंडिया को ग्रो कर सके, बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू ग्रो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज. अगर आज के दिन में मैं उसका माइनस पॉइंट बात करूँ कि जो चाइना ने जो ये क्लोज डोर पॉलिसी की थी, वो लोग कोई दूसरे कल्चर को इतना जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे. हैंस दे आर नॉट एबल टू स्केल इट अप फ्रॉम बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आज उनके पास वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, अगले 10 साल तक उनको कोई स्ट्रांगली हिला नहीं पाएगा सप्लाई चेन में. कि अगर एक स्मार्टफोन बनाना है, राइट, एंड हम इंडिया में, आप ऑब्वियसली वो अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी मच गुड स्पेस, और लॉन्च भी आपका बहुत अच्छा हुआ है. व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्नड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि यार एक अगर अच्छा स्मार्टफोन बनाना होता है ना, तो यूजर को मुझे ये देना है. अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट में आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है. इसको मैं बोलता हूँ वर्किंग बैकवर्ड्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर पेन पॉइंट. और कंज्यूमर पेन पॉइंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को उनका पेन समझना ज़रूरी है. उनके बीच में जाके उनका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. ये कोई आपको नॉर्मल पीपीटी नहीं सिखा पाएगा, या आपको कोई कंज्यूमर इनसाइट कंपनी आपको ये नहीं दे पाएगी. ये आपको खुद को जाके समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंज्यूमर पेन पॉइंट जिसको आपको माल फाइनली बेचना है. इट कैन नॉट बी डन इन अ बोर्ड मीटिंग रूम्स. Let me be very honest with you. Board meeting rooms are rubbish to understand a product point of view. अगर आप मुझे पीपीटी अच्छा बना के अगर आप मुझे बोलोगे कि ये प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज द मोस्ट रबियस्ट थिंग, बिकॉज वैसे प्रोडक्ट नहीं बनते. प्रोडक्ट आपके वैसे बनते हैं कि जहाँ पे आपको खुद जाके आप एक बार कंज्यूमर का सर्वे लोगे, आप समझोगे कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, तब जाके आपके प्रोडक्ट बनते हैं. वाई आई सेड द डिजिटल डिवाइड गैप.
मुझे धंधा करना है, मैं कंपनी को यहाँ पे चैरिटी के लिए नहीं खोली है, बट एट द सेम टाइम मेरा एक विजन है, क्लियर है कि बेसिकली अगर मैं साथ में वाइल आई एम डेवलपिंग द कंपनी, मैं कंपनी के विजन के साथ में कंट्री का विजन भी अगर फुलफिल कर पाता हूँ तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू इट। इन व्हाट वेज? डिजिटल डिवाइड को गैप में फुलफिल कर पाता हूँ, इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाता हूँ, विच आर द टू मेन एजेंडाज फॉर द गवर्नमेंट, कि हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं, हम लोग खुद का ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सप्लाई चेन को यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स अगर मैं वो पर्पज सॉल्व कर पाता तो आई थिंक दैट वाज द रीजन विच आई वांटेड टू डू। कमिंग बैक टू द पर्पस के बेसिकली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको कंज्यूमर के पेन पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी है। इंडिया के कंज्यूमर के पेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 50 से ज़्यादा % लोग यंग है, यूथ पॉपुलेशन विच आई कॉल मिलेनियल पॉपुलेशन, जो 80 के बाद जो बॉर्न हुए हैं, 50% मोर देन 50% पॉपुलेशन आज के दिन में यंग है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि हर घर पे एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है तो उनकी जो एस्पिरेशन है प्रोडक्ट से वो ऐसी है कि उनको सब कुछ चाहिए पर बेस्ट प्राइस पे चाहिए। यही एक गलती है जो फॉरेन ब्रांड कभी भी समझ नहीं पाएगा, विच इज कि दे थिंक दैट इंडिया नीड्स चीपर प्रोडक्ट। इंडिया डज नॉट नीड चीपर प्रोडक्ट, इंडिया नीड वैल्यू वाइज प्रोडक्ट। व्हाट डज दैट मीन? कि वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू मतलब प्राइस टू स्पेक का जो कंपैरिजन का रेशियो है, उनको वो वैल्यू फील होना चाहिए, राइट? जो परसीव्ड वैल्यू है उसकी, जो परसीव नहीं, एक्चुअल वैल्यू। परसीव्ड इज डिफरेंट, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। कि अगर समझ लो मैं 12 GB रैम रोम ले रहा हूँ, मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा है पर मुझे रैम रोम चाहिए, सो प्राइस टू स्पेक कंपैरिजन, उसको मैं वैल्यू प्रपोजिशन बोलता हूँ। यही है जो फॉरेन ब्रांड बहुत सारे बार इंडिया में समझ नहीं पाते। उनको क्या लगता है, यस इंडिया इज अ वैल्यू कॉन्शियस मार्केट। वैल्यू कॉन्शियस और प्राइस कॉन्शियस दोनों बहुत फर्क होते हैं। प्राइस कॉन्शियस है कि जिसको सिर्फ सस्ता चाहिए, वी आर नॉट प्राइस कॉन्शियस मार्केट। प्राइस कॉन्शियस अफ्रीका मार्केट है। अच्छा, वैल्यू कॉन्शियस मतलब बेसिकली हम लोग को ये प्राइस पे, एक कोई भी एक्स प्राइस पे हम लोग को उसका वैल्यू फील होना चाहिए, मतलब उसका फीलिंग आनी चाहिए कि भाई ये सही दाम जो था, मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। मतलब जो मैंने खरीदा है ये प्राइस पॉइंट पे, ये बेस्ट है ये प्राइस पॉइंट के लिए। फिर हम 30,000 वाला भी फ़ोन खरीदते हैं और 1.5 लाख वाला भी फ़ोन खरीदते हैं, पर हम लोग को वैल्यू फील होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, राइट? आज हम लोग आईफोन के भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि वी आर अ चीपर फोन मार्केट। करेक्ट। हम लोग ये नहीं है कि इंडिया के कंज्यूमर्स को सस्ता चाहिए, इंडिया के कंज्यूमर को वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए। सस्ता और वैल्यू प्रपोजिशन बहुत फर्क है। तो हाउ डू यू क्रिएट दैट वैल्यू? वैल्यू इज समथिंग दैट प्रॉब्ली आप कंज्यूमर के पेन पॉइंट समझ के आप ये समझिए कि बेसिकली आप वो प्राइस पॉइंट पे आप कंज्यूमर के क्या है। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया, 5,000 के अंदर अगर आप 2 GB रैम दे दोगे और 32 GB रोम दोगे, कोई भी ऐप ही नहीं चल पाएगा। आपका ऐप ओपन ही नहीं हो पाएगा। आपके पास स्मार्टफोन है पर वो डब्बा है, राइट? पर आपको 5,000 दे दिया, मतलब आपको आपने प्राइस दे दिया पर उसका वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू ये होगा कि अगर वो यूज भी करे तो उसको वो फुलफिलमेंट मिले, दैट इज द वैल्यू। कि वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ में उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, विच मीन्स कि उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। और इंडिया में 15,000 के नीचे 70% 80% मार्केट है। अगर 150 मिलियन बिकते तो 100 मिलियन जो है वो यहाँ पे 15,000 के अंदर के यूजर्स है। और 15,000 के अंदर के यूजर्स है, ये सारे वैल्यू कॉन्शियस है, वैल्यू प्राइस कॉन्शियस नहीं है। मैं हर बार सबको करेक्ट करता हूँ कि वैल्यू कॉन्शियस है, उनको प्राइस टू स्पेक कंपैरिजन चाहिए कि भाई हम जो प्राइस पे जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम आईफोन लेते हैं लेट्स से, तो हमें पता होता है कि आईफोन की एक अच्छी चीज़ है कि वो ना कभी भी हैंग नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट मुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस फील होता है कि यार कभी नहीं रुकेगा, वट एवर प्रोसेसिंग, जितने मर्जी टैब्स खोल लूँ, इट विल बी वेरी इंट्यूटिव, a very good user experience, and design elements are crazy, right? That's specifically when it comes to iPhone. Let me correct it. हाँ, आईफोन के आप सेकेंड जनरेशन यूजर्स को बात कर लो, हाँ, समझ लो 15 के बाद 16 वाले जो आए, उनको 15 वाले जो यूजर है उनको फोन हैंग करना चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब उनका फोन या तो स्लो हो जाता है या तो हैंग होना चालू हो जाता है। हाँ, बेस्ट फोन, आई एम नॉट सेइंग दैट, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, राइट? आई हैव ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट, आई ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी फोन एज एन आईफोन, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर कंपनी के अपने अपने पॉलिसीज होते हैं कि जैसे वो पुराना डिवाइस होता है, हाँ, नए डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंसेस आती है, राइट। और ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ में पहले बार काफ़ी क्या बार सच में एप्पल होता को, है? आप खुद एक्सपीरियंस करके हाँ। देख लीजिए, आप कोई भी एप्पल के 12, 13 या 14 के यूज़र्स को आप देख लीजिए, दे विल ऑलवेज फील कि प्रॉब्ली सिर्फ ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना कि
हाँ हम एप्पल यूज़र है, हाँ आर दे हैप्पी? प्रॉब्ली नॉट. आर दे कंटेंट? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज या तो उनका फ़ोन स्लो हो रहा है, या तो वो लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहे, या तो उनको अपडेट्स नहीं आ रहे. सो लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन. राइट. और क्योंकि उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें एप्पल की गलती, पर एप्पल विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द लेटेस्ट यूजर्स करेक्ट. ओवर द प्रीवियस यूजर्स. तो ही तो वो ब्रांड, वो जो है 12 और 13 वाले, वो ही तो ही फिर अपग्रेड भी करेंगे. हाँ देयर हैज टू बी अ कंज्यूमर रीजन टू अपग्रेड आल्सो. करेक्ट. राइट. बट सवाल ये है कि हर फोन का ना एक कुछ एलिमेंट होता है विच इज देयर कोर प्रोपोजिशन, कोर वैल्यू प्रोपोजिशन बोल लो उसको, कि यार कुछ फोन्स लोग इसलिए खरीदते हैं कि यार उसके अंदर ना कैमरा सबसे बेस्ट है. लेट्स से किसी को कैमरा का अगर शौक है तो वो इसलिए खरीदेगा कि हैंड्स डाउन इसका कैमरा बहुत सस्ता है और मेरी प्राइस पॉइंट में फिट हो रहा है, तो आई गो विद इट. कुछ लोग इससे खरीदते हैं कि इसका साउंड जो है, म्यूजिक जो है, स्पीकर जो है वो बहुत क्रेजी है इसके अंदर, लाउडेस्ट एंड वेरी क्लियरेस्ट, राइट, एंड मेरे बजट में फिट है, मैं वो ले रहा हूँ. कुछ लोग इसलिए खरीदते हैं कि उसका जो बैटरी का है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, राइट. व्हाट इज इट दैट यू पिक्ड अप व्हाइल डिजाइनिंग AI प्लस? ये जो आप सब बोल रहे हो ना, ये सिर्फ आप मार्केटिंग कैंपेन से बोल रहे हो. कंज्यूमर जब भी फोन लेने जाता है ना, उनके लिए सबसे, इसलिए मैं बोलता हूँ कंज्यूमर साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीबडी बाइंग अ फोन बिलो 25,000, उनके लिए बेस क्या है? ये जो आप सब बोल रहे हो वो आइसिंग ऑन अ केक है. उनके लिए बेस क्या है? अगर हम लोग ऐप्स का यूसेज देखें तो उनका 70% to 80% ऑफ द यूसेज जो है वो कॉल्स है, मैसेजेस है, और उनके बेसिक्स जो है ये सारे म्यूजिक, कॉल्स एंड ऐप्स है. मतलब ये जो कॉल्स और ये मैसेजिंग ऐप्स है या सोशल मीडिया, दिस कवर्स 80%. राइट. तो आपने जो भी बताया कि उनको अच्छा कैमरा चाहिए, ये है, बट इज आइसिंग ऑन अ केक. बेसिक परफॉर्मेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि मेरे डे टू डे जो कोर्स है वो यूज होने चाहिए और वो स्मूथ होने चाहिए. ये तो होना ही चाहिए. दैट बिकम्स द बेस. उसके ऊपर आप मुझे अच्छा कैमरा दे दो या अच्छा प्रोसेसर दे दो, पर जो अगर अच्छा प्रोसेसर होगा तो अच्छा कैमरा होगा, क्योंकि कैमरा के लिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए आपको. करेक्ट. तो ये सिर्फ मार्केटिंग पोजिशनिंग है कि जो सब कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए है. आइडियली अगर आप देखोगे तो इंडिया में सारे स्पेक सिमिलर है, सिर्फ उनकी पोजिशनिंग अलग है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, क्योंकि सारे आते भी एक ही ग्रुप से है. तो अगर एक ग्रुप से आते हैं, अगर आप देखोगे तो उनके सिर्फ पीछे के बैक पैनल चेंज होते हैं. बैक पैनल चेंज होकर सिर्फ उनकी पोजीशनिंग चेंज होती है और या उनके चैनल चेंज होते हैं. प्रोडक्ट सारे सेम है. राइट. इसलिए इंडिया की रिप्लेसमेंट साइकिल अभी बढ़ गई है. सो आइडियली अगर प्रोडक्ट सारे सेम ही है, आप सिर्फ उनको मार्केटिंग गिमिक से आप उनको दूसरा दिखा रहे हो या सेलिब्रिटी रूट से दूसरा दिखा रहे हो. कंज्यूमर्स इंडिया में फूल नहीं है. कंज्यूमर्स को भी समझता है कि आप अगर वो सेलिब्रिटी जो एक तो पहले आपने लिया है वो कभी वो यूज़ करने वाला है नहीं. राइट. पॉइंट नंबर 2 कि वो सेलिब्रिटी यूज़ नहीं करेगा, अगर वो सिर्फ आके प्रोमो करके आपका चला जाता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो बेसिकली कितना कंज्यूमर उसके ऊपर डिपेंडेंस रहेगा. यस, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, पर वो नेसेसरी नहीं है कि उसको बेसिकली कन्वर्जन होगा. सो दैट इज ऑल्सो द सेकेंडरी पॉइंट विच ब्रांड्स हैव टू अंडरस्टैंड. एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. तो मैं ये इसको अगर मैं समराइज करूँ, क्योंकि सारे चाइनीज ही है 80% ब्रांड्स यहाँ पे, तो वो लोग अपना शक्ल तो दिखाएंगे नहीं. तो सेलिब्रिटीज द बेस्ट रूट फॉर देम. पर सेलिब्रिटीज, मुझे नहीं पता है कि कितने कंज्यूमर्स फॉर अ टेक्नोलॉजी वुड प्रिफर अ सेलिब्रिटी टू वाउच देम कि भाई ये यूज करता होगा तो मैं लूँगा. बिकॉज क्योंकि वो लोग, उनको सबको पता है जितने कंज्यूमर है कि ये सेलिब्रिटी तो यूज करते ही नहीं है. करेक्ट. इसी पे ना इनफैक्ट ये भी हुआ था, अमिताभ बच्चन वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर OnePlus एंड सोनाक्षी सिन्हा वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर Xiaomi, राइट. और वो ट्वीट करते थे और ट्वीट के नीचे लिखा आता था ट्वीटिंग फॉर आईफोन. सर ये ऐसा है कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है. ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट द पॉइंट इज यस, एवरी कंज्यूमर्स हैव अंडरस्टूड वन थिंग, राइट, कि सबके पास प्राइमरी जो फ़ोन है उनका, क्योंकि बेसिकली दे कैन अफोर्ड. आज अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी के पास जाओगे तो वो लोग ये नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके फ़ोन के स्पेक्स क्या है. राइट. इट्स किसी को मोर, भी नहीं पता होता. किसी को नहीं पता है. कौन याद रखता है ये चीजें. नहीं, आप कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर को आप पूछ लीजिए, आईफोन यूजर को, कि उनके स्पेक्स क्या है, उनको नहीं पता होता है. तो अबाउट 25,000, ये भी मैंने खुद पर्सनली सर्वे किया है कि अबाउट 25,000 व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ फोन, इज नॉट बाइंग अ फोन, इज जस्ट बाइंग अ लाइफस्टाइल डिवाइस दुनिया को दिखाने के लिए कि आई कैन अफोर्ड समथिंग. इज मोर ऑफ एन एस्पिरेशन, where he wants to create an aspiration within his society कि I can afford something. Below 25,000 consumers जो buy करते हैं वो usability के लिए buy करते हैं कि they need more functional purpose of the phone. फिर वो कैमरा हो, बैटरी हो, गेमिंग हो, यूथ के लिए जो डे टू डे पर्पस हो, कॉलिंग्स हो, कनेक्शंस हो.
That is the more important thing. About 25,000 is all people who are just buying for an aspiration, societal purpose, societal show off के लिए कि basically yes they can also afford certain things. That is the whole purpose behind it. While specs उसमें important होते ही नहीं है, right? बहुत सारे आईफोन में पुराने फोन्स में जो भी 14 या 4000 mAh की बैटरी है, we are talking today 7000 mAh, but he will never speak about specs. बिकॉज उनको पता है कि उसके कंज्यूमर स्पेक्स चाहते ही नहीं है, उसके कंज्यूमर्स लेते हैं बिकॉज दे हैज बिल्ड एन एस्पिरेशन कि भाई मेरा फ़ोन तुम्हारे लिए एक स्टेटस सिंबल है और तुम वो अफोर्ड कर पाओगे इसलिए तुम रखोगे. बट इज आईफोन स्टिल एन स्टेटस सिंबल? It is, and Not definitely from the upper see class. no it is upper class becomes I would say an influencer for the mid people के एस्पिरेशन लेने के लिए कि मुझे उसके जैसा फोन मुझे चाहिए. अगर मेरा बॉस आईफोन यूज करता है, someday I'll also use an iPhone because he also uses an iPhone or any X brand. iPhone is just an example, and while saying about iPhone, the softwares are best. The best thing what they have done is that make sure कि उन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है rather than only on the hardware is one of the best things they have ever done, and they'll continue doing it. While I'm talking about a particular price point, about 25,000 and below 25,000. That is my understanding and my reading. बट अगर मैं हमारे AI प्लस की बात करूँ, राइट, आई एम श्योर हम लोग what kind of TG are we attracting? Are we attracting people who are aspirational? We are who are more at this point of time is not about aspiration. A person at any price point will have an aspiration to have a best of the devices. But what their first P0, which is a priority zero for them, is to connect with the people, is a need. Right? Need to have a smartphone. Need to have a smartphone and aspiration to have a smartphone, both are different things. Let's fulfill the need first and then move to the aspiration. So I'm fulfilling the needs at this point of time, then I'll move to the aspiration part. That's correct. Johnny Ive, we all know, Apple के phones, हर प्रोडक्ट उन्होंने डिज़ाइन किया था, राइट. एंड अभी उन्होंने रिसेंटली सैम ऑल्टमैन के साथ भी एक कंपनी फॉर्म की है. इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ये तक बोलते थे एट वन पॉइंट दैट जॉनी इज़ माई स्पिरिचुअल पार्टनर, राइट. डू यू थिंक वी नीड मोर पीपल लाइक जॉनी आइव इन इंडिया और वी हैव देम? We already have them. We just need to give them a platform. Right? अगर ब्रांड्स इंडिया में हो गए तो उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा. इंडिया में इतने सारे हम लोग वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं. इंडिया हैज हेल लॉट ऑफ अ पोटेंशियल एंड टैलेंट. हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ वी हैव इनफ टैलेंट्स, राइट. आप खुद IIT IIM से हो गए आप, राइट, एंड फ्रॉम दिल्ली. सो हार्डवेयर डिजाइनिंग इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर. कि टेक्नोलॉजी नो हाउ एक बार ट्रांसफर होगी कि भाई होता कैसे है. Then improvisation is something we know how to do it. We already have the talent. And by the way, मैं अगर आपको टैलेंट की बात करूँ, चाइना वर्सेस इंडिया ऑन द मैन पावर कॉस्ट इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री, जो इंडिया इज 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन पावर वर्सेस चाइना. In terms, अगर हम समझते हैं, was it used to be like that always? It's not, but they have become expensive over a period of time. Labor laws implement हुए, people started moving up क्योंकि their salaries started moving up. तो and the average age of the population is not young. They are around 40-45. That's the average population. वहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि they have to figure out 3 generations because the medical health is also becoming better. तो आपके पास एक 80 साल के भी ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, एंड योर फादर एंड देन योर जनरेशन. सो इट्स अ लॉन्ग टेल विच दे हैव टू फॉलो एंड फिगर इट आउट. तो आज का उनका जो एवरेज एज है वो अराउंड 40-45 है, while India is still a millennial population. So I think we have that skills, we have that talent pool. It's more about upskilling it. That's it. Who comes to your mind अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं हार्डवेयर की? Which company is doing great or you think they are amazing when it comes to design? Apple has always been good in India. I'm talking about in India in design. I don't think so right now there's anyone in the hardware space who is doing a good designing at this point of time. Right, we still have to develop that economy. Design is an economy which government is also pursuing. कि government भी push करिए that we have to become a design economy. अगर design does not mean just a product design. मतलब उसका पूरा R&D setup करके इंडिया में करना, that is what we are trying to push it into it. So yes, lot of companies may be taking initiative, पर एक चीज़ इसमें समझना ज़रूरी है कि जो design economy है requires lot of patient capital. इंडिया में patient capital अभी तक कोई किसी में है नहीं. I'm talking about the investments point of view. What is patient capital?
पेशेंट कैपिटल इन द सेंस कि जो कैपिटल इंडिया में आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी मिल जाते हैं, पर इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी मिलते हैं उसमें पेशेंट कैपिटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज पेशेंट कैपिटल मीन इस के अगर आपको R&D में इन्वेस्ट करना है तो 5-7 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 8वें साल 7वें साल जाके रिजल्ट आएगा. वो भी हो सकता है. वो भी हो सकता है, नहीं हाँ, भी हो सकता है, correct. बिकॉज R&D कैन फेल. R&D is something which can fail. 80% of the time can fail, 90% of the time can fail. 10% can be a success, but that 7 years of journey walking together is an investment. इसलिए मैंने आपको 3 आई के बारे में बताया था कि इंटेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर. इंटेंट में पेशेंट कैपिटल भी एक इंटेंट है. करेक्ट. कि भाई आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो 7 साल के लिए मुझे भूलना पड़ेगा और मुझे R&D में सपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज वेयर द इकोनॉमी लाइक चाइना, इसलिए वहाँ पे चाइना में गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पैचिंग इनटू द पेशेंट कैपिटल. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है, बिकॉज द रीजन इज बिकॉज व्हेन ये जो प्राइवेट कंपनीज ग्रो हो रही थी तो उनकी जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट ने लेके उनको सपोर्ट किया था फॉर फंडिंग फॉर पेशेंट कैपिटल टू सपोर्ट देम इनटू R&D. सिमिलरली यूएस ने भी किया था. तो बेसिकली दैट इज हाउ के यूएस में तो इन्वेस्टर्स ही है जो जिनको समझ में आता है कि पेशेंट कैपिटल क्या होता है, हाउ दे कैन इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड एंड R&D में कैसे और डीप टेक में कैसे इन्वेस्ट करना है. सो देयर इज अ डिफरेंस. कि ये इसीलिए डू यू थिंक इसी वजह से हमारे पास आज तक इंडिया का कोई LLM नहीं है फिलहाल? इंडिया में LLM के ऊपर काफी कुछ हो रहा है, बट नॉट एट द स्केल ऑफ व्हाट OpenAI and all these companies are doing. See, there will I agree Because of the patient capital. what I'm trying to say. You asked for human capital. इंडिया में immense human capital है. हाँ. इंडिया में कैपिटल अगर मैं पेशेंट कैपिटल नहीं है तो इंडिया में हसलिंग फ्रॉम द पीपल्स पर्सपेक्टिव है कि उनको पता है कि कैसे करना है. इंडियंस को पता है कि अगर ठीक है फ्रॉम द मिनिमम कैपिटल हाउ कैन आई ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट. ये इंडिया ने सीखा है. एज एन इंडियंस हमारे कल्चर में है वो चीज़ कि हमको हसल करके भी हम लोग को लिमिटेड कैपिटल में कैसे काम करना है. दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड अराउंड इट. तो एट द सेम टाइम वो पेशेंट कैपिटल हमेशा सपोर्ट करता है आपके लॉन्ग टर्म विजन को. बट टू स्टार्ट ऑफ आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. इंडिया में स्टार्ट हो चुका है वो रेवोल्यूशन आना. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जहाँ पे हम लोग बेसिकली जैसे गवर्नमेंट भी अभी ये सारे PLI स्कीम्स और ये सब चीज़ लॉन्च करना चालू कर चुकी है. आई थिंक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज पेशेंट कैपिटल एंड हाउ कैन दे डू इट. अभी क्या है, इन्वेस्टर्स को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए. 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करो और 8वें महीने में आपको रिजल्ट चाहिए और 12वें महीने में उनको एग्जिट चाहिए. बाद में फाउंडर सिर्फ कंपनी लेके घूमता रहता है. पेशेंट कैपिटल इज 7 साल साथ में लगना रुकना और लंबा चलना. दैट इज व्हाट इज पेशेंट कैपिटल. बट क्या है, क्यों नहीं है पेशेंट कैपिटल इंडिया में? क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या के अभी भी अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर रहे हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं होता. इसमें इन्वेस्टर्स का इंटेंट इंपॉर्टेंट है. हाँ. इन्वेस्टर्स को फास्टर रिटर्न चाहिए, आपको फास्टर एंट्री फास्टर एग्जिट चाहिए. बट इन्वेस्टर्स तो यूएस में भी यूरोप में भी. हाँ, बट दे हैव लर्न ना कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को लॉन्ग टर्म गेन्स भी हो सकते हैं. इंडिया में आई थिंक दैट विजन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट community is still not there. I think that will also help to support lot of founders in India to invest in deep tech over a longer period of time. क्योंकि वो विजन कोई इन्वेस्टर्स के पास ही नहीं है यहाँ पे कि अगर हम 5-7 साल इन्वेस्ट करें तो हम लोग को एक रिटर्न्स का मे बी हो सकता है 500x मिल सकता है. जो भी शायद 10x पे रुक जाता है अभी, या तो 2x पे रुक जाता है. वैसे करेक्ट. सो इफ इट इज ऑल्सो अबाउट देयर इंटेंट टू हैव 500x in 7 years or 2x in 1 year. जब हमने शुरुआत की ना तब आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं जियो फ़ोन की बात कर रहा था तो आपने बोला कि यार उनका मेन काम था नेटवर्क को बढ़ाना. देयर इंटेंट वाज टू ग्रो नेटवर्क एंड नॉट द फोन, व्हिच इज़ फाइन. व्हेन इट कम्स टू AI प्लस, राइट, देयर आर अदर इकोसिस्टम्स अराउंड इट. बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो एक फ़ोन को लॉक करती हैं. जैसे जियो फ़ोन ने नेटवर्क को लॉक करने के लिए जियो फ़ोन लॉन्च किया. हमारे यहाँ पे एक प्ले स्टोर होता है, iOS स्टोर होता है, राइट, विच पीपल हैव बीन यूजिंग. व्हाट इज इट दैट यू आर क्रिएटिंग द इकोसिस्टम अराउंड AI प्लस? AI प्लस का सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं एक इंडियन इकोसिस्टम बनाऊंगा, विच आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इट. पॉइंट नंबर 1, ऑन द सॉफ्टवेयर फ्रंट. हार्डवेयर फ्रंट तो मैं अगर इंडिया में आता हूँ तो इकोसिस्टम इंडिया में आना चालू होगा. ये मेक इन इंडिया फ़ोन है, बट बेसिकली अभी भी कंपोनेंट्स बाहर से ही आते हैं बिकॉज कंपोनेंट इंडिया में फैब्रिकेट अभी होने चालू हुए नहीं है. सो लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर स्टिल टू बी इम्पोर्टेड. कितने % बाहर से आता होगा अभी? सी देखिए, 4 बड़े मेजर कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कैमरा हो गया, प्रोसेसर हो गया, आपका बैटरी हो गया या बैटरी सेल्स हो गए. मतलब व्हाट लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये मेजर कंपोनेंट जो 60% ऑफ द मेजर थिंग्स है, मेमोरी, ये सब बाहर से आते हैं. इंडिया में अभी तक फैब्रिकेशन, डिस्प्ले, बैटरी, योर स्क्रीन, प्रोसेसर,
ये 4-5 जो मेजर कंपोनेंट्स है विच आर लाइक अराउंड 60% ऑफ द कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट के प्राइस में आते हैं, बाकी सब छोटे छोटे होते हैं. सो दिस गवर्नमेंट आई थिंक काफ़ी पुश कर रही है कि इंडिया में इनका फैब्रिकेशन और इनका यहाँ पे हो रहे हैं. आपने काफ़ी कुछ सुना ही होगा कि चिपसेट का हम लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विच आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक टू डू दैट. तो इंडिया में उसके अलावा जो हम लोग AI प्लस के अंदर कर रहे हैं बेसिकली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द पीपल. कि ट्रांसपेरेंसी कि भाई आपका डेटा यूज़ कैसे हो रहा है, कौन सा ऐप आपका कौन सा डेटा ले रहा है, वॉइस का क्या डेटा ले रहा है, आपका मैसेजेस का क्या डेटा ले रहा है, कॉल्स का क्या डेटा ले रहा है. एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करो. जो मेरा एक डेटा मैंने पढ़ा था कि 50 से 60% ऑफ द ऐप्स जो होते हैं, फ्री ऐप्स जो होते हैं, तो पहली बात तो मैं यही आपके बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती. कहीं ना कहीं if the product is free, you are the product. एग्जैक्टली. सो वो आप कैसे प्रोडक्ट बन रहे हो वो जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कंज्यूमर को बताया कि हमेशा होता है कि उनको कन्वीनियंस ओवर सिक्योरिटी होता है. कि भाई मुझे कन्वीनियंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा क्या कोई लेके जाएगा, पर वो लेके जाता है. कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको टारगेट बनाया जाता है, आपको प्रोडक्ट लिया जाता है. सो हाउ, तो फर्स्ट स्टेप उसमें आता है कि कंज्यूमर का एजुकेशन. एक तो इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये दोनों तो इनिशिएटिव लेने चाहिए. पर इंडस्ट्री इंडिया में कोई है ही नहीं, तो इनिशिएटिव क्यों लेगा. जब तक कंप्लायंस नहीं आएगा तब तक इनिशिएटिव कोई लेगा नहीं. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट इनिशिएटिव टू मेक श्योर कि कंज्यूमर को पहले ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे, कि आपका डेटा पहले यूज़ कैसे हो रहा है, कौन सा ऐप कैसे डेटा आपका कंज्यूम कर रहा है, हार्डवेयर भी कैसे आपका डेटा कंज्यूम कर रहा है. जैसे हार्डवेयर के इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर्स है, आपके बायोमेट्रिक्स है, ये सब चीज़ आज के दिन में हार्डवेयर इंपोर्ट अगर होते हैं. पर अगर हार्डवेयर डेटा कलेक्ट करता है, पहले तो आपको ये समझना है कि डेटा कलेक्शंस कैसे होते हैं. आपका एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए डेटा कलेक्ट होता है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब बेसिकली कि आपको टारगेटेड किया जाता है कि अगर आप ये सर्च कर रहे हो तो फेसबुक पे ऐड दिख रही है हमें, आपको हर जगह ऐड दिखते जा रही है. अगर आप वाइट शर्ट ढूंढ रहे हो तो आपको हर जगह वो वाइट शर्ट ही मिल रहा है. वो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आ गया. दूसरा होता है कि एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए, कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट में समझ ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मेरा 0.1 सेकंड में हो रहा है, मैं 0.03 में कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. एक होता है कि मार्केटिंग, प्योर मार्केटिंग के लिए होता है कि बेसिकली यस कि मैं आपको मोनेटाइज ही करूँगा डेटा को, पर वो इन्फॉर्म डिसीजन होता है कि आपका डेटा मोनेटाइज होगा और हम लोग ऐसे ऐसे इसको बेचेंगे. और दिस आर द टाइप ऑफ द फ्यू ऑफ द थिंग्स कि आपका डेटा को यूज़ किया जाता है, और हार्डवेयर भी करते हैं और सॉफ्टवेयर भी करता है. जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री ऐप्स है, तो आपका डेटा तो कंज्यूम हो ही रहा है, और आपका लोकेशन से लेके हर चीज़ आपका दिया जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. सो फर्स्ट स्टेप है कि कंज्यूमर का एजुकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि कंज्यूमर को पता रहना चाहिए कि आपका डेटा, आपका खुद का डेटा, अगर आप प्रोडक्ट हो तो आपका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है और कौन सा ऐप्स कैसे यूज़ कर रहा है. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. एंड देन सेकंड स्टेप इज़ कि जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, जब भी DPDP एक्ट आता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो, हाँ, तो वो आप कैसे साथ में इम्प्लीमेंट करके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हो. मतलब अगर आप अभी यूरोप और US में जाओगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बिफोर यू डाउनलोड एन ऐप. अच्छा. जिसके वजह से अगर आप अभी हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हम सिर्फ ओके करते हैं, करेक्ट, विदाउट नोइंग एनीथिंग, बिकॉज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आपको उसके अलावा, बिकॉज फिर उसमें आप सिर्फ टिक करते हो कि प्लीज़ अलाउ, और आपका सब ओके हो जाता है. यूरोप और US में वो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपका डेटा ये पर्पस के लिए यूज़ होगा, आपको कौन सी के लिए ओके और कौन सी के लिए नहीं है. अच्छा. उसके बाद आप अगर उसमें आप नो करते हो तो आपको तो भी ऐप यूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है. रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इंडिया में वो ऐप ओपन ही नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच विल कम फॉरवर्ड इन द फ्यूचर. But do people really care about this? पीपल हैव टू केयर फॉर इट. इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड एजुकेशन फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग को दुनिया को बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ होता है. आज मेरे साथ भी एक बार स्कैम हुआ है, मेरे साथ भी मेरे बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए गए हुए, राइट. तो आप कितना भी कंप्लेन कर दो, पर पैसे तो गए. करेक्ट. पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका डेटा आप कहाँ पे कैसे दे रहे हो, आप कैसे यूज़ कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर एजुकेशन पर्सपेक्टिव है. और जो हिसाब से आगे इकोनॉमी जाएगी विद AI एंड एवरीथिंग, डीप फेक हो गया, AI हो गया, आपको और केयरफुल रहना पड़ेगा. आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. विद द वर्ल्ड चेंजिंग, आपको भी साथ में इवॉल्व होना ज़रूरी है. और इसमें
इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव टू एजुकेट कंज्यूमर्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया कि कंज्यूमर की कन्वीनियंस को आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं उनकी फ़ोन यूसेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनकी जो रोज़ की डे टू डे जैसे यूज़ कर रहे वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पर साथ में उनको सिक्योरिटी का एक फैक्टर उनके डेटा बैकअप प्रिवेसी का। कि आपका डेटा क्या हो रहा है, आपका फ़ोन के सॉफ्टवेयर में और क्या क्या ट्रांसपेरेंसी ला तो सकते हैं। आपके फ़ोन में कैसे होता है ये What are हमने you doing फर्स्ट ऑफ different? ऑल एक डैशबोर्ड हमने डाला हुआ है विच इज़ अ वेरी क्लियर डैशबोर्ड कि आपका डेटा यूज़ कैसे हो रहा है। हम्म, तो मैंने सबसे पहले फ्रंट में फ्रंट में वही नेक्स्ट पीवीसी डैशबोर्ड है। दैट नेक्स्ट पीवीसी डैशबोर्ड विल ओनली एनेबल वन थिंग कि आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा ऐप कौन सा डेटा कैसे यूज़ कर रहा है, इंक्लूडिंग योर फोन्स, कॉल्स, मैसेजेस या कोई भी वे से कोई भी मीडियम से वो डेटा कैसे कलेक्ट कर रहा है। कौन कौन सी ऐप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रही है, कौन सा हार्डवेयर data? कौन सा डेटा कलेक्ट कर रही है? हार्डवेयर वुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू अच्छा। गिव के भाई हमने फिलहाल सॉफ्टवेयर के ऊपर सारे ऐप्स के ऊपर किया बिकॉज ऐप्स आर वन ऑफ द बिगर कंसर्न। राइट। सेकंड स्टेप है हार्डवेयर कलेक्शंस में भी आएगा बिकॉज हार्डवेयर कलेक्शंस आल्सो पीपल आर टेकिंग। समझ लो अगर आपका बायोमेट्रिक्स लिया हुआ है पर बायोमेट्रिक्स आपका डेटा वो बाहर किसको बेचा आपको पता नहीं है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है। राइट, वर्ल्ड में रशिया में जा रहा है या आपका कौन से कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता है, कौन सी ऐप कहाँ हैक हो जाए हमें नहीं पता, आपको पता नहीं है correct. और आप सिर्फ उनको अप्रूवल दे रहे हो विच इज़ ओके, बट एट द सेम टाइम आपको फिर बाद में उसका माइनस पॉइंट नहीं पता है कि आगे जाके क्या होगा कैसे होगा। सो आई थिंक एजुकेटिंग कंज्यूमर्स इज अ जर्नी, ऐसा नहीं है कि वो एक सेलिंग पॉइंट है। आई एम नॉट मेकिंग दैट द मार्केटिंग टूल। इसलिए मैंने क्या बताया कि कन्वीनियंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस इज द प्राइम इज द प्राइम P0 फॉर द कंज्यूमर्स, बट एट द सेम टाइम उनको इंश्योर करना कि आपका सिक्योरिटी भी एक बैक ऑफ द माइंड एक एजुकेशन है विच आई बिलीव एज एन इंडस्ट्री लीडर वी शुड बी कंटिन्यूसली डूइंग इट। डू यू थिंक पीपल कैन मेक मनी ऑल्सो इन दिस? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपने यहाँ पे प्रिवेसी डैशबोर्ड बनाया, राइट, और मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन सी एप्स का मेरा डेटा जा रहा है और किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अभी मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ कि भाई मार्केटिंग के लिए आप मेरे को डेटा नहीं ले सकते मेरा, बट सम पीपल हु आर वैल्यू कॉन्शियस पीपल हु वांट इवन मोर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर फोन, अगर वो अनेबल कर दें कि आप मेरे को मार्केटिंग के लिए, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप एड्स दिखाओ, बल्कि अच्छा है अगर वो अनेबल कर दें, हाँ तो लेट्स से do you can create a bridge between the brands, advertisers and the people who are consuming, क्योंकि वो ब्रिज जब आपने ब्रिज कर दिया मैंने किया कि प्राइस आपको मिलेगा if you are allowing this, so मतलब I can earn out of the ads that are shown to me. no मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे इसमें भी मुझे पता है कि बहुत सारे यूजर्स कन्वीनियंस को पहले चूज करेंगे राइट ओवर प्रिवेसी विच इज ओके बाय डिफॉल्ट है, पर तो भी मैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन सम वेज। जैसे ऐप्स के ऊपर सर्टन डेटास नेसेसरी ही नहीं है, जैसे आपका नाम जाना है या आपकी एज जानी है, आपका ज्योग्राफी जाना है, मतलब ज़रूरी नहीं है। देयर आर 30 टाइप ऑफ डेटास विच आई हैव आइडेंटिफाइड एंड मैंने उसका API क्रिएट किया जो एंक्रिप्टेड API है। जो एंक्रिप्टेड API है वो मैंने यहाँ पे अपने सर्वर पे बनाया है। अपने सर्वर के बाद में वहाँ से डेटा एंक्रिप्ट होके वो इंडिया के मेटी एम्पैनल सर्वर्स जो गूगल के मुंबई और दिल्ली में है वो यहाँ पे ही वो स्टोर होगा और वो सिर्फ कंज्यूमर अपना पुशबैक पे जब ये रिकवर करना होगा तभी कंज्यूमर ही उसको डिक्रिप्ट करके वो ले पाएगा अपने फ़ोन के अंदर। सो देयर सर्टन सेंसिटिव डेटा वो मैं ऐप्स को जाने ही नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। बट अगर मैं जाना चाहूँ कि ठीक है आप मेरा डेटा ये ले लो, बेसिक डेटा, एंड पे मी, सी पे मी मतलब पे तो कोई करता नहीं है आपको, फ्री एप्स क्यों है? अगर नॉट द फ्री एप्स, फॉर एग्जांपल आई एम अ ब्रांड, राइट, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मिलियन 10 मिलियन बिलियन फोन बिक जाएंगे जब ऑब्वियसली हैव अ लार्जर पीपल यूजिंग योर फोन। AI+ की बात करें अगर हम, अब ये सारा मेरा एक पोटेंशियल एक मार्केट है जिसको मैं एज अ ब्रांड want to target. I want to show them ads of certain kinds. I want to place my different kind of branding in somewhere between the apps or wherever. अब मेरे पास अगर एक चॉइस है कि माधव आई कम टू AI+ स्मार्टफोन का एक एडवर्टाइजिंग पैनल जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ठीक है आई वांट टू टारगेट सर्टेन बैकग्राउंड ऑफ पीपल एंड टू टारगेट देम आई एम ओके टू इवन पे X amount which anyways a brand will do, but उसका शेयर आउट ऑफ दैट मे बी 10%, 15%, अगर मैंने 100 रुपये खर्च किए एक एड प्लेस करने में 10-15 रुपये उस यूजर को भी मिल जाए, सो दैट द यूजर आर इवन मोर ओपन टू शो देम एड्स। सी अगेन आई एम सेइंग यस
दैट इज़ पॉसिबल, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर ब्रांड्स के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है कि आप एडवर्टाइज़र हो, मैं ब्रांड हूँ, मुझे आपको डेटा देना है कि मुझे अपने आप को डेटा कंट्रोल रखे, मैं रेस्ट्रिक्ट करूँगा अपने यूज़र्स को। मैं आपको अपने यूज़र का डेटा क्यों दूँ? आप ब्रांड हो, आप वो डेटा का क्या करोगे मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बात वही आती है कि डेटा किसके हाथ में और वो कितना एथिकली उसको यूज़ कर रहा है। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। उसको मोनेटाइज करना एथिकली फॉर द कंज्यूमर बेनिफिट, वो ब्रांड्स के हाथ में और इंडस्ट्री के हाथ में होता है। अगर आप, जैसे आपने सही एग्जांपल दिया, अगर मैं ब्रांड हूँ और आप एडवर्टाइजर हो, आप मुझे आके बोलोगे माधव डेटा ही मुझे दे दे, तो obviously it's not a no इट्स go. नॉट एथिकल, हाँ, yeah. राइट? But if पर you आप still मुझे create बोले a encrypted bridge, हाँ, एनक्रिप्टेड ब्रिज और करके मैं ही अगर वो दिखाता हूँ, हाँ, एंड बेसिकली आई एंश्योर कि प्रॉब्ली वो जो यूजर्स हैं उनको नॉन इंट्रूसिव, हाँ, इसमें भी होता है कि एक इंट्रूसिव ऐड होता है, एक नॉन इंट्रूसिव ऐड होता है। Correct. मुझे आई रिमेंबर बैक इन 2017-2018 बहुत सारे कंज्यूमर्स को नॉन रेलेवेंट ऐड आती है जस्ट बिकॉज के एडवर्टाइजर्स पुश करते हैं। और मुझे पता है कि बेसिकली जैसे बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया में पहले चेक करता था कि भाई मेरे ग्रैंडफादर को ये एड्स दिख रही है, व्हाई इज बीन सीन, मुझे शर्म आती है वो एड्स देखने में। आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, पर ऐसे आते थे। हेंस आई सेड नॉन इंट्रूसिव होता है, एक इंट्रूसिव एड्स होते हैं, एक नॉन इंट्रूसिव होता है। नॉन इंट्रूसिव जो आपके कभी भी एक्सपीरियंस को आपके एक्सपीरियंस को डैमेज नहीं करते हैं, आपको फ़ोन को स्लो नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम वो इंश्योर करते हैं कि वो डेटा वो ब्रांड के पास ही है, वो कंट्रोल्ड है in an encrypted format. इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। But can I also limit कि मुझे इस टाइप की एड्स ना दिखे आप कर सकते हो in the 100%, ecosystem यस of AI Plus? यस 100% आप कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो और आप हमेशा उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। Which is not the case with other companies, I guess. होता है पर बहुत अंदर अंदर सेटिंग्स होता है, where the consumers would not even know about it in Right. certain ways. It's not brought out in a very Yes, upfront yes, manner. yes. Yeah. अभी मुझे ना थोड़ा सा बात करनी है द इकोसिस्टम अराउंड इट, Yeah. राइट? हम फोन जब खरीदते हैं हमने थोड़ा सा टच किया उस पे, द ओएस पार्ट, डेटा प्रोटेक्शन पार्ट, इवन द एप्स, राइट? बट देयर इज सो मच अराउंड इट, मतलब हार्डवेयर तो एक कंपोनेंट हो गया फोन का, यू हैव द इकोसिस्टम व्हिच इज बिल्ट अराउंड द सॉफ्टवेयर पार्ट। हमने कुछ कुछ पार्ट बताए, मुझे थोड़ा सा और समझना है, लाइक व्हाई इंडिया स्टिल डजंट हैव अ वेरी बिग मैसिव स्टोर, चाहे वो iOS स्टोर है, चाहे वो प्ले स्टोर है। विजय शेखर शर्मा ने, पेटीएम फाउंडर, ही वांटेड टू डू समथिंग ऑन दोज लाइंस, और पीछे इनफैक्ट गूगल को सीसीआई ने बैन भी किया था कि आप पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और लोग पेमेंट करना चाह रहे थे एंड गूगल वाज ऑब्वियसली टैक्सिंग देम। व्हाट इज इट लैकिंग व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो हमारा बहुत अच्छा है। आपको एक सिंपल मेटाफर देता हूँ, हाँ, फ्यूल उसी का बिकेगा जिसकी कार होगी। सो यू नीड अ हार्डवेयर टू सेल योर सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास हार्डवेयर है खुद का तो आप सॉफ्टवेयर इजीली बेच पाओगे, राइट? गूगल का प्ले स्टोर इसलिए है क्योंकि हर फोन में गूगल है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसका प्ले स्टोर यूज़ होता है। iOS का प्ले स्टोर इसलिए यूज़ होता है या ऐप स्टोर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हर फोन में बाय डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट यूज़ होता है। हेंस दिस इज व्हाट आई आल्सो वांट टू डू, क्रिएट एन प्ले स्टोर और क्रिएट एन ऐप स्टोर इन इंडिया, जहाँ पे मैं इंडियन इकोसिस्टम और डेवलपर्स कम्युनिटी को यहाँ पे प्लेस दूँ कि बेसिकली दे कैन कम एंड दे कैन शोकेस टू द वर्ल्ड। इफ आई विल बी हैविंग मिलियन डिवाइसेस, तो मिलियन डिवाइसेस के पास उनके पास एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, जिसके पास उनको लिए रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा फॉर द डेवलपर्स कि वो लोग मोनेटाइज कर पाएंगे। हमेशा मैंने ये फिलॉसफी देखी हुई है कि अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर चाहिए तो हार्डवेयर एक आपके लिए इकोसिस्टम, एक वो कैरियर बन जाता है, एंड कैरियर बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इंडिया में अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर है पर वो हार्डवेयर कहाँ है, से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई LLM डेवलप करते हो तो वो एक ब्रांड के पास आप जाओगे जो आधा चाइनीज़ के पास है, उनके पास मच एडवांस LLM है, वो आपका LLM क्यों लेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो आपको ऐप स्टोर, अगर आप कोई भी ब्रांड्स के पास जाओगे फॉर्म में, उनके पास ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर और iOS के पास उनके पास खुद एक सेट प्रोसेस है फॉर डेवलपर्स कि उनके ऐप स्टोर में कैसे जाना है, वही प्रोसेस में आपको जाना है, एंड यू हैव टू पे दैट कमीशन आउट ऑफ इट। तो इंडियन डेवलपर्स को वो स्पेस ही नहीं मिलेगा। आपके पास एक कैरियर होना चाहिए खुद का, टू मेक श्योर कि प्रॉब्ली आप उसको प्रमोट कर सको। Is there anything lacking in development ecosystem currently जो आप बेटर कर सकते हो? सी मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इसमें भी एक ही वाइट स्पेस देखा कि अगर मेरा खुद का कैरियर है, इफ AI+ स्मार्टफोन्स, इफ आई एम एबल टू सेल से फॉर एग्जांपल 10 मिलियन डिवाइसेस,
मैं खुद का एक प्ले स्टोर बना के बेसिकली आई विल एंश्योर कि डेवलपर्स विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कम्युनिटी विच इज नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिटी, वो ऐप भी डेवलप हो गया है। वो डेवलपर्स क्रिएटर्स के लिए ही ऐप है जो मैं बना के अभी आगे पूरा लॉन्च करने वाला हूँ। द पर्पस इज ओनली दैट कि भाई आगे जाके मैं जो ऐप स्टोर बनाता हूँ, आई कैन गिव द प्लेटफॉर्म टू ऑल द डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया and globally to make sure that probably they can showcase their talent at a much cheaper cost to the consumers and they can monetize out of it. मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है अदर देन क्रिएटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करोगे? अगर चलो आप डेवलपर हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करोगे? आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उतना, तो यू नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और अ कैरियर can become an AI plus Play Store. That's how it is. But inherently, when it comes to software, why do you name it AI plus? मैंने इसका बताया था कि बेसिकली AI people would feel कि it is more about artificial intelligence. I think it's more about applied intelligence. Applied intelligence इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि ह्यूमन को रिप्लेस करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना पॉसिबिलिटी नहीं है. ह्यूमन्स विल ऑलवेज बी देयर एंड रेलेवेंट. ह्यूमन का रेलेवेंस हमेशा रहेगा, भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आगे जाके वो मैच्योर होगा, पर उनका जो लर्निंग्स है वो ह्यूमंस के बेसिस के ऊपर ही है. तो ह्यूमन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं, दैट वाज द रीजन मैंने AI प्लस डाला है, विच इज दैट बेसिकली दैट ह्यूमन एज विल ऑलवेज बी स्टेइंग इन AI प्लस. बट मैं आपके अगर ओवरऑल फोन में बात करूं, वेयर ऑल इज AI और applied intelligence being implemented? There are 4 layers of AI. आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि AI कहाँ पे यूज़ होता है. कि AI एक बेस लेयर होता है जो एंड्रॉयड का है, जो गूगल ही करता है. जैसे ये सर्कल टू सर्च है, ये सब गूगल के फीचर्स है जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में होते ही है. और गूगल एंड्रॉयड मतलब सर्कल करो और सर्च हो जाता है. हाँ. जो भी है ये सब एंड्रॉयड के बेसिक फीचर्स है. ठीक है. मैंने एक एग्जांपल दिया है. ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो बेसिकली जो बेस लेयर एंड्रॉयड का है उसके ऊपर जेमिनाई की ऑलरेडी AI है ही, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स है. उसके ऊपर आता है कि आपका जो पैच हुआ है और वो जो एप्स आते हैं, ये 2 लेयर्स को आप कैसे उसको AI इंटीग्रेशन करते हो. तो जो ऐप डेवलपर्स है वो बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ AI उसको इंश्योर करते हैं कि प्रॉब्ली वो फंक्शनिंग और आउटपुट वो वैसे दे सके. उसके ऊपर UI UX का लेयर आता है जो लास्ट लेयर है कि वो उसके कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है. विद ऑल दिस 3 पैचेस ऑफ लेयर्स एंड 4 पैचेस ऑफ लेयर्स की AI का आप कस्टमर को एक्सपीरियंस आउटपुट कैसे दे सकते हो, दैट इज व्हाट इज UI UX. सो आपको इसके अंदर AI का जो पॉइंट है, आपके जो चारों है इसमें तीन या चार कम्युनिटी साथ में इक्वली इन्वॉल्व होती है कि आप उसको ऑप्टिमाइज करके कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हो, कंज्यूमर को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, मतलब एक्सपीरियंस उनका डे टू डे एक्सपीरियंस कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. आई थिंक दैट इज व्हाट इज AI. आज मैं बताऊँ तो 1950 से AI है. ये बज़वर्ड अभी इसलिए बना क्योंकि अभी जनरेटिव AI आ गया है, प्रेडिक्टिव AI आ गया है. बट बाय डिफॉल्ट AI तो 1950 1960 से AI तो था ही था. इट इज़ मोर नाउ एबल टू प्रेडिक्ट कि आप क्या कैसे करना चाहते हो, बिकॉज आपके ही सारे ट्रैक्स है जो हिस्टोरिकल ट्रैक्स है आपके, उसी के बेसिस के ऊपर वो प्रेडिक्ट करता है कि आप बात कैसे करते हो, क्या लिखने वाले हो. वो प्रेडिक्टिव AI आ गया और जनरेटिव AI अभी आ गया है. सो AI वाज ऑलवेज देयर. इट इज़ मोर प्रेडिक्टिव एंड जनरेटिव, और जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपीरियंस की वजह से कैसे यूज कर पाते हैं. हैव यू इम्प्लीमेंटेड जनरेटिव AI इन द ओवरऑल सॉफ्टवेयर? इट हैज टू बी देयर, राइट. बाय डिफॉल्ट है कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस आप कैसे उसको करोगे. जैसे मैं लोकल LLMs को मैंने काफ़ी मैं डिस्कशंस पे हूँ जो इंडिया के हैं, जैसे इंडिया के लोकल LLMs है. जैसे मैंने लैंग्वेजेस सपोर्ट किए हुए हैं, कीबोर्ड्स के अंदर लोकल लैंग्वेजेस का सपोर्ट किया हुआ है. ये लोकल LLMs के थ्रू मैंने सपोर्ट किया हुआ है. द रीजन इज ओनली बिकॉज टू एंश्योर कि वो प्रेडिक्टिव और जनरेटिव है. ये छोटा टच पॉइंट मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड लोकल लैंग्वेजेस में लोकल LLMs के थ्रू हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली जनरेटिव AI एंड प्रेडिक्टिव AI, राइट. ये डेफिनेटली मोर मैच्योर्ड होगा. पर अगर जब तक ये LLM को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उनके पास भी यूजर के डेटा नहीं होंगे, तो सिस्टम मैच्योर कैसे होगा. As simple as that. Right. आपको डेटा मैच्योर करने के लिए और किसी को समझने के लिए आपको डेटा तो चाहिए. करेक्ट. जब तक आपके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो डेटा कहाँ से आएगा. दैट्स ट्रू. आज से 5 साल की अगर मैं बात करूँ, राइट, 5-10 साल 15 साल हमने पुराना रेवोल्यूशन देखा है स्मार्टफोन्स का. हमने खुद, आपने भी यूज़ किया होगा नोकिया 1100 फ़ोन. आई एम श्योर
मैंने भी यूज़ किया, और आज हम AI प्लस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, राइट? आने वाले 5-10 साल में व्हाट डू यू थिंक अ स्मार्टफोन विल लुक लाइक? डू यू थिंक देयर विल बी अ मेजर चेंज? फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात कर रहे हैं कि बस हम देख रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू एंड वी आर कंट्रोलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. देयर आर फ्यू न्यूरल लिंक्स की अगर हम बात करें, चिप्स लाइक दैट आर बीइंग देयर. जो लोग पैरालिसिस में हैं वो भी चीज़ें कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पाते थे, राइट? व्हाट इज इट दैट यू थिंक अ स्मार्टफोन विल लुक लाइक 10 years डाउन द लाइन? सी 10 years बहुत बड़ी जर्नी है टेक हाँ. फील्ड में. टेक फील्ड में 2 साल का आगे प्रेडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है. आपको कांस्टेंट एज पे रहना पड़ता है ये फील्ड में. आज से मैं आपको 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँगा तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि पीपल नेवर इमेजिन कि टच फ़ोन ये सब भी कर पाएगा. जब भी आप 2G से 3G यूज़र्स थे तभी आपको ये उबर जैसे ऐप्स या कोई भी एनी फूड डिलीवरी ऐप्स ऐसे आपने कभी सोचे नहीं थे कि आपको इतना इंस्टेंटली सब कुछ हो सकता है ऑन योर फोन ओनली. पर ये आने के बाद में एक यूज़ केस एक्सपीरियंसेस बने, कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस बढ़े एंड देयर एक्सपेक्टेशंस बिकेम हायर. मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो आगे टेक्नोलॉजी होगी उसमें एक ही चीज़ इवोल्यूशन होगा कि हाउ कैन कंज्यूमर एक्सपीरियंस बी मोर सिंप्लीफाइड. तो मैं टेक्नोलॉजी को एक ही चीज़ वैसे अगर सिंपली वैसे अगर बात करूँ तो यही है कि आपका जो डे टू डे काम है, जो आपको कोई भी काम को अगर पर्टिकुलर एक्स टाइम लगता है उसको कट डाउन करके कैसे उसको शॉर्टन किया जाएगा वही टेक्नोलॉजी करती है. उसमें कुछ नया नहीं होगा. वाइल लास्ट 10 साल से डिबेट है कि स्मार्टफोन को एज अ सेंटर ऑफ हब और जो इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स है, जैसे अगर उनके कनेक्ट डिवाइसेस है, टैबलेट्स हो गया, ईयरबड्स हो गया, TWS हो गया, या जो भी सारे इकोसिस्टम कनेक्टेड डिवाइसेस है, स्मार्टफोन को कौन रिप्लेस करेगा? पर लास्ट 7 साल से स्मार्टफोन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है एज अ हब. मैं हब और स्पॉक की मॉडल बात करूँ तो स्मार्टफोन एज अ हब कंट्रोलिंग ऑल द इकोसिस्टम डिवाइसेस. जैसे बहुत लोग ने बोला था कि वॉच कैन बिकम द नेक्स्ट स्मार्टफोन, वो नहीं बन सकता क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही नहीं दे पाएगा. तो कौन है जो कंट्रोल करेगा? दैट हैज़ बीन डिबेट फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years एंड मल्टीपल वेज के हब कौन बनेगा, नेक्स्ट हब कौन बन सकता है. अभी AI/VR ग्लासेस आए, अभी वो भी एक डिस्कशन है कि AI/VR ग्लासेस जो भी है या जो एयर ग्लासेस है दैट विल बिकम ecosystem product or hub. कि it will be a complementing product to a smartphone. To a smartphone कि it will become a replacement of smartphone. ये अभी तक सारे discussions है, conclusion कहीं पे भी नहीं है. And people will evolve over a period of time. भले आपका कितना भी simple हो जाएगा पर आपका क्या चीज़ रिप्लेस होगा, आई थिंक दैट वुड बी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years कि आपको वो एवोल्यूशन पता चलेगा. While smart glasses will evolve, but will it be able to replace a smartphone is always a debate. जैसे अभी डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो एजेंट्स आर रिप्लेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एप्स, राइट? मतलब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस हैज चेंज्ड. पहले हम गूगल सर्च करते थे, हम ChatGPT करते हैं. अगर हम स्मार्टफोन एप्स की बात करें, राइट, उसमें आपको लगता है द एप्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एजेंट्स? It will take about 7 to 8 years or 10 years. 7 to 8 years. I don't think so that easy it is. How do you do go to market? मैंने मार्केटिंग में बेसिक एक ही चीज़ सिखाया है कि फर्स्ट पेनिट्रेशन होता है एंड देन एस्पिरेशन होता है. राइट. आप एस्पिरेशन पहले बिल्ड करोगे बाद में पेनिट्रेशन बिल्ड करोगे तो डज नॉट मेक सेंस. वो बैकफायर करेगा. वो बैकफायर करेगा क्योंकि वो एस्पिरेशन आप 50,000 का क्रिएट करोगे फिर आप 10,000 का फ़ोन वो लेके बेचोगे. तो फर्स्ट हमेशा पेनिट्रेशन होना चाहिए फिर एस्पिरेशन होना चाहिए. तो मैं पेनिट्रेशन पे ही जा रहा हूँ. बेसिक फंडामेंटल चीज़ है. बट सिर्फ आपके ईगो है जो आपको ये डिसीजन लेने नहीं देते कि आपको मुझे एक प्रीमियम ब्रांड से ही पहले एस्टैब्लिश करना है. एप्पल भी जो आज है यहाँ पे 30 साल के बाद पहुँचा है. राइट. यू हैव टू वॉक दिस जर्नी. आप फर्स्ट डे से आप एस्पिरेशन ब्रांड नहीं बना पाओगे. मुझे मेरी वो औकात पता थी कि भाई बेसिकली आई कैन नॉट थिंक ऑफ बिल्डिंग एन एस्पिरेशन ब्रांड फ्रॉम day one. बट लेट मी बिल्ड अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वैल्यू ब्रांड जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और जो कंज्यूमर को समझता है. पहले मैं बेसिक वो फंडामेंटल कंपनी के क्लियर करूँ और उसी के ऊपर मैं ब्रांड को बिल्ड करूँ. हाँ, मतलब जिसने 5,000 का आपका फ़ोन लिया है या 7,500 का फ़ोन लिया है उसको पता है कि परफॉर्मेंस तो इनकी अच्छी होती है फ़ोन की, इकोसिस्टम इनका अच्छा है, जो ये क्लेम करते हैं वो बढ़िया ही है. अब अगर ये 20,000 का लॉन्च कर रहे हैं कोई फ़ोन या 25,000 का कर रहे हैं या इवन 50,000 का कर रहे हैं तो व्हाई नॉट आई डू दैट? व्हाई नॉट आई अपग्रेड दैट? राइट. या कंज्यूमर्स को मैं एक अलग रीज़न दे सकता हूँ कि बेसिकली
वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स को कि भाई आपको ये प्राइस पॉइंट पे ये वैल्यू प्रोपोजिशन जो मैं दे रहा हूँ वो बेस्ट दे रहा हूँ. लेट कंज्यूमर अंडरस्टैंड कि AI प्लस जो स्टैंड करता है एक वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए स्टैंड करता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंड करता है, कंज्यूमर्स को एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है और कंज्यूमर्स के लिए एक वो बनना चाहता है कि बेसिकली इट्स अ प्राइस टू स्पेक कंपैरिजन में वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. अगर ये एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है टू द मासेस, फिर मुझे एस्पिरेशन ब्रांड बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. And how do you reach masses now? मासेस इज टू रीच टू मेक श्योर कि प्रॉब्ली आप उनके कंज्यूमर्स को पहले, अगर आपके इंडिया में मैंने आपको एक ही चीज़ बताया कि 450 मिलियन अगर 2G यूजर्स है, वो ही मास है आपके लिए. वही लोग ही है जो सबसे पहले कन्वर्जन के लिए बैठे हुए हैं, तो जिनको डिजिटलाइजेशन भी करना है, तो व्हाई डू नॉट आई रीच टू देम फर्स्ट? How do you reach? How do I reach In terms of distribution, how do you distribute your product? Currently we are selling on through Flipkart. Flipkart has got millions of base of the consumers, right? Currently we are selling it through Flipkart. And I think उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया ये ब्रांड को बनाने के लिए, ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए. जैसे कि मैं मेनली प्रोडक्ट ड्रिवन पर्सन हूँ, मुझे ब्रांड को रीच करवाना, आई थिंक फ्लिपकार्ट हैज सपोर्टेड मी इन दैट जर्नी. I think he'll be able to answer this question much better, but I think the targeting of the consumers and reaching to the right set of consumers, Flipkart ने मुझे काफ़ी insights दिए थे और इसी की बेसिस के ऊपर हमने ये काम किया था. As I said, मुझे प्रोडक्ट समझ में आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आता है, मुझे establishing a brand on a value system मुझे समझ में आता है. लोगों को ये रहता है कि यार मुझे ना पूरी 100% बैटरी चार्ज करूँगा, right? Someone who comes from a product development background, I know it's important for audience to know. क्या 80% बैटरी चार्जिंग वाला रूल काम करता है? What is the right way to charge a phone? ऐसा कुछ नहीं. आज के दिन में कट ऑफ्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कट ऑफ्स होते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट एनी राइट वे ऑफ चार्जिंग. कंज्यूमर का कन्वीनियंस के लिए आप इतने क्वेश्चन मार्क मत डालिए आप, राइट? कि आपको 80% पे देखते रहना कि 80% हो गया आप स्टॉप कर दो, ऐसा नहीं होता है. ये क्यों होता है, मैं आपको एक चीज़ सिंपल समझाता हूँ. ये चार्जिंग साइकिल्स होती है. चार्जिंग साइकिल्स के बेसिस के ऊपर आपके रीसेल वैल्यूज आती है, जो आपकी चार्जिंग साइकिल, क्योंकि बैटरी हेल्थ के ऊपर, इसलिए आप हमेशा बैटरी हेल्थ देखिए. अगर आपका कभी भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन बेचने जाओगे, आपके बैटरी हेल्थ चेक होते हैं. बैटरी हेल्थ चेक होता है. बैटरी हेल्थ का मतलब क्या है कि आपके चार्जिंग साइकिल्स कितना है, आपके बैटरी साइकिल्स कितने बचे हुए, तो उससे आपकी फ़ोन की हेल्थ पता चलती है. एंड दैट इज़ द रीज़न. बाकी आज के दिन में सारे सॉफ्टवेयर है जो आपके बैटरी को हीटिंग से लेके हर चीज़ को लेके कंट्रोल करता है, और वो साइकिल्स की काउंट के ऊपर डिपेंड होता है आपका रीसेल वैल्यू. पर आपके फ़ोन को अगर मैं कंज्यूमर्स को बात करूँ कि वो 80 हो या 100 हो, कि 80 के बाद में ऑटोमेटिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर कट ऑफ कर देते हैं टू एंश्योर कि पूरा फुल चार्जिंग से पहले वो चार्जिंग थोड़ा स्लो हो जाए, टू एंश्योर कि आपके फ़ोन की कभी भी इम्पैक्ट ना हो या हीट ना हो. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑलवेज देयर. सो ये दोनों चीज़ अलग है. वन इज़ फॉर द रीसेल वैल्यू, वन इज़ फॉर द कंज्यूमर यूज. मैं अभी भी बताऊँ कि कन्वीनियंस किसी का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और कंज्यूमर को कंफ्यूज मत कीजिए. कन्वीनियंस एंड कंफ्यूजन इज समथिंग व्हाट लॉट ऑफ ब्रांड्स डू टू कंफ्यूज द कस्टमर्स. कि आप ये तो आपका कन्वीनियंस छीन लेगा, आपको कंफ्यूज कर दो, और ये बहुत सिंपल है. आपका चार्जिंग साइकिल्स का है, वो सिर्फ आपके रिप्लेसमेंट्स और उसकी चार्जिंग साइकिल्स और आपकी बैटरी हेल्थ के लिए होता है कि आपका कितना साइकिल्स हो गए चार्जिंग और उसका रीसेल वैल्यू क्या आएगा, क्या है. बाकी आज के दिन में आईफोन हो या कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन हो, सबके अंदर देयर आर सॉफ्टवेयर्स टू एंश्योर कि प्रॉब्ली आपकी बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन होती है, फॉर इंश्योरिंग कि फ़ोन हीट ना हो, फ़ोन गर्म, मतलब आपका गर्म ना हो जाए, फ़ोन आपका फट ना जाए, और इंश्योर करता है कि प्रॉब्ली आपका चार्जिंग 90 या 95 के बाद पहुंचने के बाद वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और 100 तक आपका फुल चार्ज हो जाए. आज भी आप रात को फ़ोन लगा के आप सो सकते हो और आपका फ़ोन सुबह हीट नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट द सॉफ्टवेयर डज अलॉन्ग विद द हार्डवेयर, तो ऑटोमेटिक इन द सिंपल लैंग्वेज. राइट, गॉट इट, मेक सेंस. थैंक यू सो मच माधव फॉर बीइंग हियर.